टोटल कितना पैसा लोगों का मैनेज करते हो? तो एयूएम की जहाँ तक आपने बात की तो ग्लोबल मिला के करीब 600-650 मिलियन डॉलर्स है। तो आपने फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट किया था एंड डू यू रिमेंबर आपने फर्स्ट स्टॉक कौन सा खरीदा था? सिटी बैंक वाज सेटिंग अप अ सब्सिडरी इन इंडिया एंड दोस डेज दे कुड नॉट सेट अप अ 100% सब्सिडरी। तो जो भी था कि मतलब अगर वो दे कुड टेक ओनली 60%, सो बैलेंस 40% दे ऑफर टू एम्प्लॉइज। कुल मिला के कुछ 25,000 रुपए उसमें लगाए थे और वो सिटी कॉप सिक्योरिटीज होके उसमें 1 करोड़ में एग्जिट मिला। टेस्ला, एप्पल वगैरह में जिसको इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिली उसने नहीं इन्वेस्ट किया तो वो तो बेवकूफ़ है। बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज बोथ दीज कंपनीज केम क्लोज टू बैंक्रप्सी मल्टीपल टाइम्स। एप्पल तो 17 years after its IPO was at the exact same price. After 20 years after its IPO also it had not even given fixed income returns. And that is why anyone who tells you कि मेरे पास ये जादू की छड़ी है कि मैं बता सकती हूँ कि कौन सा मल्टी बैगर होगा, they are fooling you. And what about gold? What's your view? Especially like the gold has been like going very high in the last few months. तो गोल्ड लोग सोचते हैं कि सेफ हेवन है। तो 1980 में जो गोल्ड का प्राइस था $666 पहुंचा था 1980 में। उसके 19 साल बाद 1999 में गेस व्हाट वाज द प्राइस? $1,000? $250. It was down 62% in 19 years. It crossed that 1980 high in 2007. From the next high, it fell 40%. So that is how volatile gold is. And इसमें आपने एक चैप्टर में भी लिखा है like PE multiple, you call it a much abused PE multiple. So exactly what is the thesis and how much factor do you give to the price earnings multiple before you invest in a company? See, price earnings multiple is a वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। मैं आपकी नई बुक देख रहा था, मनी मिथ्स एंड मंत्रस, एंड इट इज सो सिंप्लीफाइड। आपने इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स यूज किए एंड आई लव द स्टोरी ऑफ HDFC बैंक, एप्पल, Amazon, एंड आपने एकदम अच्छे से सिंप्लीफाई किया। तो आज का पूरा पॉडकास्ट will be for people to understand investing and क्या गलतियां करते हैं लोग, because especially like after people getting into like all the FNO, trading, cryptos, etc. we need someone to like guide them कि कैसे investing करते हैं. So this is going to be all of that podcast. राइट। सो या आई मीन सिंपल तो रखने की कोशिश की है। मुझे सोशल मीडिया में किसी ने भेजा कि मेरी 14 या 15 साल की बेटी पढ़ रही है, किसी और ने बोला कि 75-year-old मदर इज रीडिंग इट। सो ऑल पीपल विद नो बैकग्राउंड इन फाइनेंस। तो दैट आई फेल्ट हैप्पी अबाउट बिकॉज इसमें वही करना भी यही चाहा था कि जो चीज़ है वो सरल तरीके से लोगों की समझ में आए। Yeah, no, absolutely. And I think the objective has been met when I also read it. Like, I think I was very inclined to reading and it was very addictive also. मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि एक flow में पढ़ना चाहिए. So I think kudos to you for doing this amazing job. Thank you. और दूसरी चीज़ मैंने ये भी की कि I dictated the whole book. So it is the language भी conversational है। वो भी कई लोगों ने बोला कि लगता है कि आप बोल रही हैं। मैंने कहा बोल के ही किया है जिससे कि चीज़ और टीचिंग का थोड़ा मेरे जीन्स में मैं कहती हूँ बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स हैव बीन प्रोफेसर्स। सो वो चीज़ बहुत स्ट्रांग रहता है कि एक तो सीखना और फिर सीखने के बाद किसी और को समझाना कि हैव यू लुक्ड एट इट दिस वे, ये देखा है क्या, ऐसे देखा है क्या। Right. And इसमें अभी like before we get into the books and understand like the retail investing side, आप आपके बारे में थोड़ा बता सकते हो like as of now at First Global since you're the chairperson, founder and MD, so उसमें आप total कितना पैसा लोगों का manage करते हो? तो हमारे जब अगर बात हुई बाद में कुशल तो बताएंगे कि पहले शुरू से मैं एसेट मैनेजमेंट में नहीं हूँ। पहले हम दूसरे साइड पे थे जिसे सेल साइड कहते हैं कि ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो आफ्टर आई स्टार्टेड फर्स्ट ग्लोबल समझ लीजिए पहले 20 साल तो वो किया और पिछले 10 साल एसेट मैनेजमेंट, पहले ग्लोबल शुरू किया। सो ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट पहले शुरू किया एंड इंडिया PMS स्टार्टेड ओनली अबाउट 5 years अगो। तो एक तरह से और लाइसेंस अपने पास उसके ऑलमोस्ट 20 साल से था। उसके बाद ये शुरू किया और उसका कारण बहुत सरल सा था कि मुझे लगता था कि किसी के खून पसीने की कमाई लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर आप
के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी रहे, कुछ कंसिस्टेंसी रहे। आप कह सकें ऐसा होगा, ये नहीं कि जो मेरा मन किया मैंने ले लिया। अपना पैसा मैनेज करना अलग बात होती है, उसमें आप चाहे जैसा रिस्क लें, उसमें ऐसा होता है कि आपने 10 स्टॉक लिए, 2 ऐसा चल गए कि आपके बाकी के पाप धुल गए। पर मुझे इस चीज़ में बिल्कुल क्लैरिटी थी कि किसी और का पैसा ऐसे नहीं लेना है। तो इसलिए पीएमएस काफ़ी लेट ही शुरू किया और उसका मुझे कोई मतलब वो गम भी नहीं है कि लेट शुरू किया, क्योंकि उसके बाद से फिर वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो एयूएम की जहाँ तक आपने बात की, तो ग्लोबल मिला के करीब 600 साढ़े 600 मिलियन डॉलर्स है यहाँ। इंडिया एयूएम इज स्टिल स्मॉल बिकॉज हम लोगों ने पहले इट वाज रियली पीपल हु वर स्टिल कमिंग टू अस, so I think it will be a little below 500 crores just now. Got it. And $600 million, so approximately 5,000 crores Yes. is the amount you manage. Yes. That is surreal and phenomenal. तो इसमें let's go back to your journey as well. मेरे को एक quick question पूछना है. जब आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था back in those days in 90s, तभी आपको ऐसे नहीं बोला किसी ने कि this is like a male dominated industry, आपको तो लाइसेंस नहीं मिलेगा? How was that entire experience? तो आप लाइसेंस का मतलब उस समय सेबी तो थी नहीं कि कोई आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये आप जो मेरा पहला कदम था वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी, एनएसए भी नहीं थे तब, तो खाली छोटी-छोटी स्टॉक एक्सचेंजेस थी और सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले तो उस समय कुछ ऐसा कैशे भी नहीं था कि स्टार्टअप या बिज़नेस कोई बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, उस समय स्टार्टअप तो शब्द ही नहीं था कि आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, इसको कोई बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखता था। तो आफ्टर IIM अहमदाबाद आई हैड वर्कड विद सिटी बैंक फॉर 7 इयर्स, सो बिफोर आई क्विट। सो आई क्विट इन 93, सो अभी 31 इयर्स हो गए सिंस आई स्टार्टेड। तो उस समय 2 मेरे लिए ट्रिगर्स थे। ऑफ कोर्स सिटी बैंक में मैं देख रही थी कि अब कुछ और करना है, अब सीखने का उतना ज़्यादा नहीं रहा और बहुत सारे और भी कारण थे। तो मैं तो हर तरह की चीज़ देख रही थी। मैं यहाँ तक कि उस समय जो कहलाता था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, उसके डायरेक्टर से भी मिलने गई, इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटर से मिलने गई कि और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं। तो ढूँढ तो मैं रही थी। तो 2 ऐसे ट्रिगर्स थे। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट आया था लिबरलाइज़ेशन के बाद, जब उन्होंने कहा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में अलाउ किए जाएँगे। तो मैंने कहा अब मार्केट प्रोफेशनलाइज़ होगी, बिकॉज़ उसके पहले सिक्योरिटीज़ रिसर्च या इक्विटी रिसर्च नाम का कोई जानवर ही नहीं था। यहाँ तक कि IIM अहमदाबाद में कोई कोर्स ही नहीं था, क्योंकि वो करियर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। तो वो एक ट्रिगर था। दूसरा ट्रिगर था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एडवर्टाइज़ किया कि हम लोग 71 नए मेंबरशिप्स देंगे टू प्रोफेशनल्स। उस समय बीएसई का जो कार्ड कहलाता था, बीएसई मेंबरशिप का मार्केट प्राइस होता था 2 करोड़। ये मैं अर्ली 90s की बात कर रही हूँ। तो और ये वो दे रहे थे 55 लाख में। तो 55 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट था भी नहीं अपने पास तब, लेकिन कहा कि देखते हैं। मतलब लोगों ने कहा अप्लाई भी मत करिए, क्योंकि बीएसई ब्रोकर्स क्लब है, उसमें भी 80% गुजराती है, 20% मारवाड़ी है, आप बिल्कुल आउटसाइडर हैं, एंड प्लस एज यू सेड कि यू आर आल्सो अ वुमन। तो इवन जब मैंने जॉइन सिटी बैंक इन द एंटायर इन्वेस्टमेंट बैंक, एंड दिस आई एम टॉकिंग जो समय मर्चेंट बैंकिंग कहलाता था, ट्रेजरी, मनी मार्केट, ट्रेडिंग, सब मिला जुला के भी पूरी कंट्री में आई वाज द ओनली वुमन ऑफिसर। सो बट ये चीज़ मेरे कभी दिमाग में बहुत ज़्यादा आई नहीं। मतलब दिस वाज नेवर अ बिग थिंग इन माय माइंड। आई मीन आई एम फेयरली जेंडर एग्नोस्टिक। मुझे लगता था क्या फ़र्क पड़ता है, काम में आदमी है औरत है, क्या फ़र्क पड़ता है। ऑफ कोर्स सब लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे, पर ये चीज़ मेरे दिमाग में कोई बहुत भार नहीं वो कर रही थी। और फॉर दैट मैटर इवन एट IIM आई रिमेंबर व्हेन आई टॉप्ड इन द फर्स्ट ईयर, लड़कियों ने कहा अरे लड़कों को हरा दिया। मैंने कहा इसमें लड़की लड़का आता कहाँ से है। अब मैं फिर भी थोड़ा अंडरलाइन करती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज मुझे ये समझ में आया है कि गर्ल्स एंड यंग वुमेन नीड मोर रोल मॉडल्स, दैट व्हेन दे आर टॉकिंग ऑफ अ CEO और अ साइंटिस्ट और अ एस्ट्रोनॉट, they should also visualize a woman. So that's the only reason why I underline the woman part. So मैं ये भी बोलती हूँ कि ये जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ गोल्स एटसेट्रा, so the BSc card for me was the biggest example that it works, because there was little logical thing that you would get it, but I finally got it, and in the end उन्होंने टाइम भी काफ़ी लगा दिया, 2 साल आई थिंक ऑलमोस्ट लगाए। तो उसमें तब तक बीच में पैसे भी आ गए, और अंत में मुझे उन्होंने अपनी तरफ से वैसे कोशिश की कि ना दें, लेकिन अंत में मुझे ये चीज़ मुझे मालूम भी नहीं थी कि उनके मार्किंग सिस्टम में है। मुझे 2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले अपने IIM के गोल्ड मेडल के, एंड दैट पुश्ड मी ओवर द कट ऑफ। सो मैंने कहा इस लिस्ट पे टॉप नहीं करना है। 71 में से आई थिंक 69 नंबर पे थे, पर लिस्ट में आना था, वो आ गए।
तो उसके बाद से रियल जर्नी शुरू हुई। वैसे मैंने रिज़ाइन तो पहले ही कर दिया था बीएससी कार्ड मिलने के पहले ही कि ये ब्रोकिंग शुरू करेंगे। तो in the 90s, the whole thing was being on the broking and investment banking side. So जो आप QIP कहलाता है, तो थोड़ा मतलब very selectively I used to do the QIPs and of course become very large institutional brokers, all on the strength of our research. और रिसर्च में भी आई वॉज वेरी क्लियर, जब ये FIIs आए तो साथ में फॉरेन ब्रोकर्स भी आए एंड ऑन पेपर उनका 50 60 70 साल का पेडिग्री था, पुराने पुराने फर्म्स थे वॉल स्ट्रीट के, सब आए। तो मुझे शुरू में लगा कि इनसे बहुत सीखने को मिलेगा, तो शुरू में तो 1-2 रिपोर्ट्स मैंने देखी उनकी, पर मैंने कहा ये तो बेकार है सब, मतलब मुझे ना क्वालिटी कंटेंट में लग रही है ना प्रेजेंटेशन में लग रही है। उसके बाद मैंने कभी कंपटीशन का काम देखा ही नहीं, ना ही मैंने कभी रिसर्च एनालिस्ट हायर किए कंपटीशन से। आई ऑलवेज हायर्ड फ्रेशर्स। So it is difficult to train freshers, but I said unlearning of something I don't like is more difficult. So I have always been a first principles learner कि ठीक है किताब से सीखेंगे, खुद सोचेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे. So 90s में became very large institutional brokers. End of the 90s was kind of the next step, and the next step was going global. एंड उसके पीछे एक तो बड़ा कारण था एशियन क्राइसिस। सो वो एक साल जो 98-99 का एशियन क्राइसिस का था, उस एक साल में आप डॉलर टर्म्स में ये सब जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स थे सबको देखें तो 50 से 90% घटे। ताइवान 50% घटा, इंडोनेशिया 90%, और ये सब साउथ कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड वगैरह 50 और 90 के बीच में। एंड सिटी बैंक के टाइम में आई हैड स्पेंड 6 मंथ्स इन इंडोनेशिया। मुझे लगा कि अरे इंडोनेशियन होते तो आज 90% नेटवर्थ वाइप आउट था। तो दैट वाज वन ट्रिगर, एंड द अदर ट्रिगर वाज सिंपली दैट आई वाज गेटिंग बोर्ड। आई सेड फॉर मी द थ्रिल इज ऑलवेज इन द लर्निंग। सो आई सेड कब तक वही मतलब HDFC, इन्फोसिस, HPCL, BPCL वही कंपनीज करते रहेंगे, बजाज ऑटो कुछ और करते हैं। तो और उस समय तक ये सब जो एज आई सेड क्लाइंट्स तो थे ही FIIs, उसमें भी आपकी दोस्ती हो जाती है, नॉट जस्ट विद द इंडिया फंड मैनेजर, उसके बॉस का बॉस, सब दोस्त हो जाते हैं। अभी भी मतलब कई लोग उस बिजनेस में है भी नहीं पर दोस्त हैं। तो उस समय जब सोचा ग्लोबल जाने का, तो उनसे पूछा कि क्या ख्याल है, तो उस समय तक किसी ने सोचा ही नहीं था ग्लोबल जाने का, और फॉर दैट मैटर ऑफशोरिंग रिसर्च ऐसा कुछ था ही नहीं। तो दे सेड कि ऐड अ थाईलैंड और अ फिलीपींस एमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर, सेम रहेगा, आपको कुछ वहाँ भी धंधा दे देगा। मैंने कहा उसमें क्या मजा है, देखो वेस्ट जाना है, बड़ी मार्केट जाना है। बोला बड़ी मार्केट में आपका कौन सुनेगा, यू आर अ नोबडी। मतलब दे हैव द सिटी कॉप्स एंड द मेरिल लिंचेस एंड मॉर्गन स्टैनलीज एंड ऑल दैट, तो यू व्हाट आर यू, व्हाई वुड एनीबडी लिसन टू यू। सो मैंने सोचा, मैंने कहा कि अगर लगता है कि अपने को आता है ये रिसर्च करना, तो व्हाई कांट आई डू इट। सो अगेंस्ट ऑल एडवाइस, in 99 we became members of the London Stock Exchange. So we were not just the first Indian, we were the first Asian firm other than Japanese were the only ones who had gone west. Uske alawa koi nahi gaya tha. So 99 was LSE, and I think NASD milte beginning of 2001 ho gaya tha. तो अभी मतलब 25 years we've been global. एंड द मोस्ट हार्टनिंग थिंग कुशल इसमें था कि यहाँ तो फिर भी यू ऑल्सो नो द जर्नलिस्ट एंड एडिटर्स एंड दिस एंड दैट, वहाँ यू न्यू नोबडी। सो इट वॉज ओनली काइंड ऑफ योर वर्क गोइंग आउट एनोनिमसली, and in no time we were in Forbes, Fortune, Business Week, Wall Street Journal front page, Barron's, everywhere. I mean, that was really that, that in-depth work stands out, because उतना घुस के कोई काम नहीं करता, अपना तो जुनून है कि समझना ही है। And Ramesh Damani, who's written the foreword for this book, I remember back then I walked into a party and Ramesh came up to me and said, Devina, you can retire today. I said, what happened, Ramesh? Have you seen Barron's? I said, nahi. The Barron's used to have this very legendary columnist called Alan Abelson. Matlab, he was like a decades-long veteran, and he said, look at what he has written, that First Global's research is credible and often more than that. He said कि मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि ये it can't be our First Global, but then I realized it was you. So so that was heartening. Even macroeconomics, everything. I mean, if you're looking at a macroeconomic index, you have to look at how the index is constructed, उसके क्या सर्वे में क्वेश्चंस क्या हैं, तो उस लेवल तक कोई घुसता नहीं है। तो इफ यू डू दैट,
you stand out and your work stands out. And I've never had a problem with being in a minority of one कि अगर ठीक से काम किया है, सब लोग क्या कह रहे हैं उनको कहने दो, जो चीज़ अपने को ठीक लगती है वही बोलना है. So no filters also on any other thing, like people would not say. अभी भी वही डेटा तो वही है ना कि आपको सेल नहीं मिलेंगे कोई भी ब्रोकिंग रिपोर्ट्स में. The percentage of sells is minuscule compared to the number of buys, because you don't want to put off the company, you don't want to put off your client who might be a large holder in that company. So ये चीज़ हमारी शुरू से रही है कि जो अपने को जहाँ तक समझ में आता है, we'll say it as it is. And the other thing which we changed about was the way research was written, to make it interesting, so that people at least read. So आपने HDFC बैंक की रिपोर्ट का नाम लिया. So this report was written a year after HDFC Bank's IPO, so 1996. In fact, तब तक वो BSE और स्टॉक एक्सचेंजेस में आपको कॉर्पोरेट मेंबरशिप भी अलाउड नहीं थी. तो दिस वाज अ प्रोप्राइटरशिप. सो उसमें नीचे वही लिखा है, एसोसिएट मेंबर मेसर्स देवीना मेहरा. तब तक फर्स्ट ग्लोबल नहीं हुआ था कि बिकॉज इट वाज नॉट अलाउड. और उसके कवर पे है, दिस इज एज आई सेड 1 year after the IPO. So there's a baby saying this is where it is at 1. And then it had Arnold Schwarzenegger, who was the reigning Mr. Universe. So this big bodybuilder, and saying this is where it will be. So अभी तक भी कोई HDFC बैंक में जिसने काम किया है वो मिलता है, तो everybody remembers that report, because so that was, उस समय टर्म clickbait नहीं exist करता था, but we used to tell our analysts कि सबसे पहले you have to get read. So I mean, work should be great, but there has to be something on the cover page that gets the fund manager to open the report, because most reports, and उस समय physical reports जाती थी ना, we used to see कि fund managers throw away most reports unopened. मतलब वो लिफाफा भी नहीं खोलते थे. And कईयों का लिफाफा खोला, कवर देखा, and like that. So you have to first get read. So it was like quite a journey. So as I said, like the first phase was this being a broker. Then we went global. And then finally in the last 10 years, you moved from servicing fund managers to becoming a fund manager, because beyond a point it becomes frustrating कि आप किसी को समझा रहे हो, लोग समझ नहीं रहे हैं. जैसे वो 2008-9 में, I remember going around to all the mutual funds saying that this whole story of the first for telecom and then for these infrastructure companies, there's a bust coming, because that's like very clearly the return on equity on all these construction companies is just declining. But जब वो बूम चल रहा होता है, कोई सुनता नहीं है बात. तो then you think, yeah, you want to be the one pulling the trigger. So move to the asset management side yourself. My first investment turned out so well, which I say is 100% luck and 0% skill, which was that Citibank was setting up a subsidiary in India, and those days they could not set up 100% subsidiary. तो जो भी था कि मतलब अगर वो they could take only 60%, so the balance 40% they offered to employees. And bought that, and then there was a rights issue also. I think कुल मिला के कुछ 25,000 रुपए उसमें लगाए थे, और वो सिटी कॉप सिक्योरिटीज होके उसमें 1 crore में एग्जिट मिला. तो that was like so as I said, 100% luck, 0% skill. So 25,000 rupees आपने इन्वेस्ट किया था, and you exited at 1 crore approximately. And in what time span? Not very long, maybe 5-7 years. I don't remember exactly. Wow. So And you call this as pure luck? Of course it is pure luck. इसमें तो, so you should be clear. See, investing, as in most things in life, even today, is a game of skill and luck. I mean, the only game of pure skill is chess. I can't think of anything else in life which doesn't have an element of luck. So what happens is कि आप किसी से पूछो कि आपका जो पिछले साल का या पिछले क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है, उसमें कितना स्किल है और कितना लक है, तो उसका आंसर एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने अभी अच्छा किया कि नहीं किया. अगर अच्छा किया तो आप बोलेंगे मैं तो ये जीनियस था या थी, मैंने तो ऐसे ऐसे स्टॉक निकाले, देखो क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा. यू एट्रीब्यूटेड टू स्किल. अगर नहीं रहा अच्छा परफॉर्मेंस, तब तो 50 विलन हैं. वो कंपनी चोर थी, ऑपरेटर ने चला दिया, सेंट्रल बैंक ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया. तो देन इट इज ऑल एक्सट्रेनियस फैक्टर्स एंड लक. बट in the good part also there is good luck. We all understand the risk or bad luck when something falls.
बट जब वो अच्छा चलता है उसमें लक होता है, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं. ये दिस इज अ वेरी हार्ड वायर्ड bias. It's called attribution bias. You attribute successes to yourself and you attribute failures to outside factors. तो you should be clear. luck तो I mean, which is why एक चीज और भी है कि मिस्टेक इज नॉट ऑलवेज अ बैड आउटकम. कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वहां पैसा डूब गया, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक बहुत चल गया. जरूरी नहीं है कि आपका डिसीजन ठीक था. ये चीज थोड़ा मुश्किल होती है समझना, अपने को भी समझने में बहुत टाइम लगा कि ये दिस इज आउटकम इज डजंट मीन व्हाट वाज अ मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंटरनेशनली लें तो आप बोलेंगे कि टेस्ला, एप्पल वगैरह में जिसको इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिली उसने नहीं इन्वेस्ट किया तो वो तो बेवकूफ है. बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज बोथ दीज कंपनीज केम क्लोज टू बैंकरप्सी मल्टीपल टाइम्स. So the rational decision at a point in time may have been not to invest. Apple though 17 years after its IPO was at the exact same price. After 20 years after its IPO also it had not even given fixed deposit returns, the fixed income returns. उसके तो this is like a huge amount of luck in trajectories of companies also. And that is why anyone who tells you कि मेरे पास ये जादू की छड़ी है कि मैं बता सकती हूँ कि कौन सा मल्टी बैगर होगा, they are fooling you. अभी आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि आप बताइए कि अभी आज का HDFC बैंक या अमेज़न क्या है? मेरा बच्चा हुआ है, मैं उसके लिए क्या खरीद के 25 साल भूल जाऊँ? मैंने कहा जो आपको ये बता रहा है ना कि उसके पास ये क्रिस्टल बॉल है, वो धोखा दे रहा है. बिकॉज़ दुनिया में आज तक एक इन्वेस्टर, एक फंड मैनेजर नहीं रहा जिसका आप 100% तो छोड़िए 50% स्टॉक्स भी मल्टी बैगर्स रहे हों. वो किसी को नहीं मालूम रहता है. आई मीन आप राकेश झुनझुनवाला को ले लीजिए. अब उससे जब मिलते थे वो अलग-अलग स्टॉक्स की बात करता था. अब उसको थोड़ी मालूम था कि मेरा सारा पैसा टाइटन, क्रिसिल और लुपिन में बनेगा. और दूसरी बात एक ये भी है कि आप सोच रहे हैं कि हाँ, टाइटन में उसने बहुत अच्छा स्टॉक निकाला और बहुत ही अच्छा उसका इस कारण उसका पैसा बना. नहीं, आप टाइटन की कहानी पढ़िए. अभी रिसेंटली मैंने टाइटन के CEO के पढ़ा था द तनिष्क स्टोरी. And for me the big takeaway was कि how many times that jewelry business came close to being shut down. वो तो था कि टाटाज आर बेनाइन वेंचर कैपिटलिस्ट की आप जाके मैनेजमेंट कह रहा है कि 6 महीने और दे दो, 1 साल और दे दो, तो बोलेंगे हाँ ठीक है देख लो. बट सो मेनी टाइम्स दैट ज्वेलरी बिजनेस वेंट लाइक दिस एंड सो मेनी टाइम्स दे मेड आई थिंक व्हाट वर की स्ट्रेटेजिक एरर्स. So you don't know what will be the survivor of any of these. मतलब कोई 1996 में आदित्य पुरी also could not say कि ये HDFC बैंक की ट्रेजेक्ट्री होगी और Amazon में जेफ बेजोस मतलब he might have wanted to become but I don't think he could have said कि मैं एक दिन वर्ल्ड का रिचेस्ट हो जाऊंगा. तो ये सब चीज़ें किसी को नहीं मालूम रहती है. ऐसी किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं कि जिस समय निवेश कर रहे हो अपने को बोलेंगे हो सकता है मैं गलती कर रही हूँ. बिकॉज आप जितने भी चीज़ों में निवेश करेंगे उसमें कम से कम भी नहीं तो 25% तो एकदम ही डड निकलेंगे, जिससे आपको निकल जाना चाहिए जल्द से जल्द. अगर ये 2020 के कोविड देखने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया कि जिंदगी में सब कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है, लक का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो आपको कब समझ में आएगा. और एक तो है कि आप ठीक है 2020 के शुरू में आपको नहीं मालूम कि पैंडेमिक आएगा, लेकिन अगर मैंने आपको शुरू में कहा होता कि ये ऐसा कुछ होगा जिसमें 70 लाख से ज़्यादा लोग मर जाएंगे, जिसमें ये आपका एयरलाइन, होटल, रिटेल, ऑटोज ये सब बिजनेस ज़ीरो ही हो जाएंगे, बाकी बिजनेसेस में भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो कभी आप सोच सकते थे कि बुल रन आएगा. सो दैट इज द थिंग. अभी हाइंडसाइट में सब हम लोग को लगता है कि हाँ ये तो प्रेडिक्टेबल था, सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी डाली, ये किया वो किया. ये सब कहानियां बाद में बनती हैं. वो एक किताब है एवरीथिंग इज ऑब्वियस वंस यू नो द आंसर. सो आप हाइंडसाइट में उसकी कहानी अच्छी सी बना लोगे, बट फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल. और इन हायरिंग फ्रेशर्स दैट वाज आल्सो वन थिंग बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सब जगह ही, और हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही, आप इंजीनियर MBA हो, आपको लगता है कि एक सवाल का एक ही जवाब होता है. तो ये समझना कि लाइफ प्रोबेबिलिटी है, लाइफ में आगे निश्चित नहीं है कि यही रास्ता रहेगा, ये बात समझना सबसे ज़रूरी होता है बाजार में.
Right. Since you mentioned about Mr. Rakesh Jhunjhunwala, I had hosted two of my friends, Aditya Kundawar and Neil Borate. उन्होंने एक बुक लिखी है द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट ऑन राकेश झुंझुनवाला एंड उसमें मैं पढ़ रहा था तो वन की इनसाइट व्हिच दे आल्सो टोल्ड इन द पॉडकास्ट वाज दैट राकेश झुंझुनवाला डिड नॉट मेक मनी इन अ लॉट ऑफ इयर्स लाइक उन्होंने पैसा बनाया था कुछ कुछ सालों में बट बहुत सालों में उन्होंने नहीं भी बनाया पैसा एंड ही वाज ओके विद दैट फैक्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ वो वन थिंग टू एक्चुअली उन्होंने लर्न बुक में हाईलाइट नहीं किया था बट फॉर मी दैट वाज द इनसाइट ऑफ द बुक सो आई रोट या अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स सो अब ओह आई अच्छा थिंक हाँ आई सेड लाइक उस बुक का सार इज दैट वन लाइन that Rakesh says I made money from 1989 to 1992 from 2003 to 2007 and 2009 to 11 and in between there were even 5 years when I didn't make money so they या had not highlighted it in the book but I started highlighting it so because to me that was the key that his superpower was not stock picking his superpower was understanding that equity market returns are lumpy कि आपको 2 साल का रिटर्न मतलब 5 साल का रिटर्न 2 साल में मिल जाएगा फिर कुछ नहीं मिलेगा और वाइस वर्सा आई मीन आप यही सोचो कि 1994 से 2003 तक सेंसेक्स का नेट रिटर्न वो जीरो and then 2003 to 2007 it went up 6 times that's how skewed markets can be so for me that book that was the only real insight in that book so Yeah. And also, like, let's talk about your best and worst investment in terms of the last 31 years of your career. आप कौन सी investment को best बोलोगे and कौन सी investment को worst बोलोगे? So the most memorable, as I said, in India was HDFC Bank. Mhm. And HDFC Bank, incidentally, I mean, this is also sometimes I ask as a quiz कि that of 4,000 odd companies that are listed in India. आप आज की डेट में कोई भी research report उठा लो तो unless the company is currently making a loss, what do you see? That profit will grow by X% for the next 5 years. उसके बाद अगर वो discounted cash flow निकाल रहे हैं तो terminal value में भी ये growth rate है. सो वो अगर आप वो चीज़ अगर आपने देखी उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि 4,000 कंपनी आज की डेट में ट्रेड करती हैं तो उसमें कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने 10 साल प्रॉफिट ग्रोथ हर साल मतलब ये भी नहीं मैं कह रही हूँ 10% कंपाउंडेड मैं कह रही हूँ ग्रेटर देन जीरो प्रॉफिट ग्रोथ बट एवरी ईयर फॉर 10 years गेस हाउ मेनी देयर आर So, I mean, I've you've seen seen your that. podcast, हाँ, so I know the answer. It's हाँ, 17, but I was very shocked when I heard कि सिर्फ 17 companies है हाँ जो 10 पर like हाँ year और on year 20 साल की grow एक ही किया है. कंपनी है HDFC बैंक अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था. हाँ सो 20 साल Okay. हम लोगों ने जब 1.5 साल पहले किया था तब सुप्रीम इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक थे अब फिर सुप्रीम का अगले साल डिक्लाइन आ गया तो अभी फिलहाल खाली HDFC बैंक पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे हाँ 1996 में मालूम था कि HDFC बैंक इज गोइंग टू हैव दिस ट्रेजेक्टरी दैट इज नॉनसेंस सी एट अ टाइम व्हेन यू हैव अ बाय ऑन अ स्टॉक और रेकमेंड अ स्टॉक एट द मोस्ट यू कैन से कि ये दुगना होगा तिगना होगा उसके आगे की विजिबिलिटी किसी की नहीं है जैसा मैंने कहा आदित्य पुरी की भी नहीं थी और जेफ बेजोस की भी नहीं थी कि this is going to be a 20-year trajectory or Excel is very attractive to tell you fairy tales. So आप इस तरह की बहुत कहानियां देखेंगे कि ये अब अगले 10 साल 20% से अर्निंग ग्रोथ होगी यहाँ पहुंचेगा उसके बाद ये मल्टीपल होगा you're not even putting any basic filters कि if that happens then you know what size will it be compared to the industry at that time or even the GDP at that time so ये किसी को मालूम नहीं रहता है it is only in hindsight as I said so the only way to play the and मतलब किसी के पास मतलब आप लोग बोलते हैं ना वॉरेन बफेट बहुत सोच समझ के खरीदता है और फिर उसको रखे रहता है बट व्हाट इज द डेटा he sells more than 50% of what he buys within 6 months 85% of what he buys within 2 years Oh, so okay. always look at the data this is what I say that you know कहानियां तो बहुत तरह की आपको सुनने को मिलेगी और इंसानों को कहानियां बहुत पसंद हैं आंकड़े याद नहीं रहते हैं कहानियां याद रहती हैं बट ये ट्रैप है बिकॉज बाजार को कहानियों से कोई मतलब नहीं बिकॉज द मार्केट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग Yeah. so this was so the most memorable call is one is that and the other in the international markets is Amazon in 2001 we had a strong buy on Amazon at a price of $15 so which अब मतलब आज के उसके split के बाद देखें तो that's 75 cents and not only did we have a strong buy there was no other buy on Wall Street
उस समय तक everybody had a negative view. That week, Business Week had a cover कि can Amazon survive? Everybody said Amazon is going bankrupt. I don't know what they were looking at because हमने see HDFC Bank was a if you want I'll come back to it. That was a number plus call, but this was a pure numbers call because last quarter of 2000 for the first time Amazon had made substantial cash flows. कुछ आई थिंक 220 या 240 मिलियन डॉलर्स बनाए थे. हम लोगों ने उनको फ़ोन किया कि हमको फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आप बताइए कि ये कैश फ्लो कैलकुलेशन तो ठीक है ना? उन्होंने कहा हाँ ठीक है. तो हमको लगा कि अब तो मतलब पहली बार ऐसा स्थिति है कि बैंक्रप्सी का डर चला गया है. So we had a strong buy. Jeff Bezos even sent us an emails thanking us for the support because we were the only buy on the street. So that's had an amazing run. But as I said, this is in hindsight that these things stood out like that. आप उस समय नहीं कह सकते थे कि यही 2 स्टॉक हैं जो 20 साल ऐसा चलेंगे. मालूम होता तो फिर यू नो यू वुड हैव पुट ऑल योर मनी इन दोज़ 2 स्टॉक्स. सो वो एंड समटाइम्स दे से डिसीजन और आउटकम आर डिफरेंट थिंग्स. सो वन ऑफ द बिग मनी मेकिंग थिंग्स फॉर मी आई थिंक वाज अ मिस्टेक बिकॉज़ वो एक स्टॉक खरीदा, वो वहाँ से 90% गिर गया, फिर उसके बाद 40 गुना हो गया. सो दैट वाज फॉर एंटायरली एक्सट्रेनियस रीजंस. So if I look back at the decision making was not good because when it rose, it was for some other reason which I did not know at that point. So you must always be objective about that. कि पैसा बन गया तो इसका मतलब आप जीनियस हैं, ऐसा नहीं है. And sometimes low probability outcomes come out either on the positive or negative side. So हो सकता है मतलब कोई चीज ऐसा out of the blue something happened. जैसे मतलब तनिष्क के केस में बीच में मतलब वो गोल्ड कंट्रोल लॉ चेंज हो गया तो दैट वेंट दे वेंट थ्रू अ क्राइसिस बिकॉज ऑफ दैट एंड मे बी अनदर कंपनी माइट हैव गॉन बस्ट इन दैट होल थिंग. बट दैट्स द होल पॉइंट दैट यू कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग दैट हैपेंस. सो आपने एचडीएफसी बैंक और अमेजोन, एचडीएफसी बैंक यू सेड 96 में इन्वेस्ट किया था, अमेजोन 2001 एंड एप्पल में भी आपने इन्वेस्ट किया था राइट बैक इन दोस डेज? एप्पल वाज मच लेटर. ओके, व्हिच ईयर वाज एप्पल? एप्पल आई थिंक वुड बी इन द समवेयर 2007 के आसपास होगा मेरे ख्याल. Got it. So let's spend some time on HDFC Bank and Amazon. So बताओगे लाइक कैसे थीसिस आपने? As far as HDFC Bank is concerned, एक तो वो सब था ही कि उस समय तक बेसिकली खाली पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे. So that there's a smart well run private bank coming तो कुछ शेयर उसको मिलेगी. Plus again, people don't remember HDFC Bank was not a retail bank to start with. It was mainly a wholesale corporate bank. And I have been a corporate banker, so I know this from the inside that it was very difficult to get into the consortium of the good companies. There, HDFC Bank had a special advantage because of the brand name of HDFC. So that opened a lot of doors for them. And also, as I say, because people tell me you say you're a nervous investor in banks, so how come you HDFC Bank? I said HDFC Bank was not a pure numbers call, it was a plus call because HDFC Bank was mostly staffed by ex-City bankers. So Aditya Puri downwards, they were all people known to me. So I was also making a bet on the people. Specifically, their risk head was my last boss in City. And I said, if he's in charge, I know he's conservative. So they're not going to, because in banking, that's the big, see, as an outsider, when people say that, why do you say that you're a nervous investor in banks? I said, that's the structure of banking, that you will always have more negative surprises than positive surprises. कि अगर आप मेरे कस्टमर हो, आई एम अ बैंक एंड यू आर माई कस्टमर, इफ यू डू वेरी वेल तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप नेगोशिएट करके % ब्याज दर कम ही कराओगे. और लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका हिट मेरे पे है. प्लस ये लेवरेज बिजनेस है कि आपने मतलब मोटा मोटा 10 रुपए डाले हैं और उस पर 9 का लेवरेज लिया हुआ है, तो अगर पूरे एसेट बुक में से 5% का हिट है तो आपके कैपिटल का तो आधा सफाया हो गया. तो ये दैट्स द एंड पीपल रिमेंबर कि हाँ HDFC बैंक और कोटक में इन्वेस्ट किया होता तो ऐसे कंपाउंडिंग होती. मैंने कहा याद रखिए कि उस समय कितने लोगों को बैंकिंग लाइसेंस मिले थे, उसमें कितने सारे तो टाइम्स बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, येस बैंक का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, सेंटूरियन बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने सारे मर्ज करने पड़े हैं. तो दैट्स द नेचर ऑफ बैंकिंग दैट देयर आर ऑलवेज नेगेटिव सरप्राइजेस. तो इसमें यही था कि ये बेट था कि हाँ ये लोग कंजर्वेटिव हैं एंड have the ability to grow business. So that was the bet. But I mean, not that you knew, as I said, कि उस समय की 20 साल का trajectory ये है. But at the moment, that was the bet.
सी और बहुत सारी कहानियाँ बन जाती हैं। जैसे एप्पल का आपको 2 लाइन की स्टोरी आप किसी से पूछो तो बोलेंगे कि देखिए स्टीव जॉब्स वापस आया और एप्पल ने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा डेटा देखो, आफ्टर स्टीव जॉब्स केम बैक, नॉट फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर 2 इयर्स, फॉर 7 होल इयर्स एप्पल डिड नथिंग। मतलब 1 साल मार्जिनल प्रॉफिट आता था, 1 साल मार्जिनल लॉस आता था। टिल उनका वो जो म्यूज़िक वाला दैट व्हाट वाज़ इट? आईपॉड। आइपॉड, हाँ, वो बड़ा हिट हुआ। तो इट वाज़न्ट एज़ इफ कि ही वाज़ दिस जीनियस, उसको मालूम था कि हाँ, यही प्रोडक्ट बनाना है। तो फिर मतलब देन आफ्टर कमिंग बैक आल्सो 7 साल व्हाई वुड दे हैव फ्लाउंडर्ड? सो अगेन स्टोरीज़ एंड डेटा हुँ, अलग-अलग चीज़ होती हैं। तो या आपकी जो वन लाइन स्टोरी होती है कंपनी की, आप असल में पढ़ें तो वो अलग ही कहानी होती है। सो एप्पल में 2007 में ऐसा क्या आपने ट्रिगर पॉइंट देखा एंड आपने इन्वेस्ट किया कंपनी हाँ, में? उस समय मतलब वही यही सब, मतलब यू कुड सी ऑल दीज़ मेनी बिज़नेसेस टेकिंग ऑफ। बट दैट वाज़ नॉट एज़ बिग अ कॉल आई वुड से एज़ दीज़ 2। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम योर बुक्स आल्सो एंड इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी है एंड व्हाट आई हैव डन इज़ लाइक ये सारे क्वेश्चंस है दीज़ आर फ्रॉम और ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो हाँ, हाँ, ऑफ बेसिकली कोर्स। ये क्वेश्चन मतलब एक जो रिटेल जनता है, आम आदमी जिसको जी। इन्वेस्ट करना है उसके बिहाफ पे एंड आई एम आल्सो इन दैट ऑडियंस सेगमेंट इटसेल्फ। सो सबसे पहले एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। देयर इज़ अ चैप्टर ऑन एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन आपके हिसाब से एक यंग अगर 20 टू 23 ईयर ओल्ड है जो ये वीडियो देख रहा है एंड आई नो इट्स अ वेरी पर्सन स्पेसिफिक चॉइस बट एक ऑन एन एवरेज एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए फॉर अ यंग 22 ईयर ओल्ड अनमैरिड पर्सन हु इज डूइंग अ जॉब इन अ सिटी लाइक मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली? सबसे पहले तो आपको एसेट एलोकेशन करना ही है कॉन्शियसली। ये दिस इज़ व्हाट आई टेल पीपल कि लोग सोचते हैं कि निवेश करना है तो मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए इक्विटी मार्केट्स के बारे में, मुझे बहुत अच्छे मल्टी बैगर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको संदेश देना चाहूँगी वो ये है कि एसेट एलोकेशन डिसाइड्स 80-90% ऑफ योर रिटर्न्स। सो डू इट कॉन्शियसली। और उसमें भी एक चीज़ और है कि जैसे गूगल मैप में आप खाली अपना डेस्टिनेशन नहीं डालते हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी डालते हो। तो सबसे पहले तो आप देखो कि आप अभी कहाँ निवेशित हो। और एसेट एलोकेशन अगर ना आप बोल रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से, तो वो एक थोड़ा-सा लगता है कि बड़ा फैंसी सा फ्रेज़ है, बट एक बार पहले वो भी मैं समझा दूँ कि एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आप देख रहे हो इक्विटी, इक्विटी मतलब जो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, वो सब इक्विटी में आया। फिक्स्ड इनकम में फिक्स्ड डिपॉज़िट से लेके जो आपका टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है, वो सब है। फिर गोल्ड, फिर रियल एस्टेट, चाहे आपने खरीदा हो, चाहे आपके माँ-बाप से आपको मिला हो कि ज़मीन है, फ्लैट है, घर है, जो भी। और फिर हो सकता है क्रिप्टो हो या कुछ और हो। तो पहले आप एक बार देखिए कि कहाँ-कहाँ है और फिर कॉन्शियसली, ये तो एक एसेट का डायमेंशन हुआ। दूसरा चीज़ जो अक्सर भारतीय लोग भूल जाते हैं वो है कि ज्योग्राफ़ी। ये जो 80-90% रिटर्न आ रहा है वो खाली आप भारत में ही आप निवेश इधर-उधर करके नहीं होगा। उसमें आपको दूसरा डायमेंशन भी देखना पड़ेगा कि कौन से देश में कितना है। मैं आपको ये एक आंकड़ा दूँ कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर ₹12 था। तो एक करियर से कम में आपका 90% के करीब डिप्रिसिएशन हो गया। तो आप यही सोचिए कि आप अगर जो आप बोल रहे हैं यंग हो, तो आप कुछ 15, 20, 30 साल बाद के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आप कैसे भूल सकते हैं कि ये होता है। जैसे आप 2010 से 20 में देखें, तो भारतीय बाज़ार का डॉलर रिटर्न 0 था। तो ये चीज़ आप भूलिए मत। सो जो वही बोल रहे हैं कि आप मोटा-मोटा चीज़ आप अगर आप ठीक से पकड़ लेंगे, तो आपने वो एकदम लास्ट का मल्टी बैगर पकड़ा या नहीं, कि वो उसका उतना महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन ठीक हो। दूसरा चीज़ मैं बोलती हूँ कि कई बार लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैं यंग हूँ, अच्छा जॉब है, तो मैं 100% इक्विटी में डाल दूँ क्या? मैंने कहा नहीं, 100% आप इक्विटी में कभी मत डालिए, क्योंकि इक्विटी में वो पैसा होना चाहिए जो लगभग एटलीस्ट 8 से 10 साल आपको नहीं चाहिए। तो ये आप पहले से सोच लीजिए। और बीच में अप्रत्याशित खर्चे आते ही हैं, नौकरी चली गई, आगे पढ़ने का मन है, घर के लिए डाउन पेमेंट करना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो इसलिए आपको और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। और आज अनमैरिड हैं, पर आगे क्या प्रोग्राम हो सकता है, शादी के लिए खर्चा चाहिए हो वो भी आजकल एक बड़ा खर्चा हो गया है कि शादी करनी है तो उसके लिए भी चाहिए। तो इसलिए वो ये आपका रूल ऑफ थंब होना चाहिए कि एटलीस्ट जो 8-10 साल आपको पैसा हाथ ना लगाना हो, वही इक्विटी में डालिए, क्योंकि इक्विटी का 1-2 साल का
आउटलुक इज अननोन टू एवरीवन। किसी को नहीं मालूम कि एक साल में, अगले एक साल में निफ्टी का क्या रिटर्न आएगा। ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं आंसर किया। मुझे कभी जनवरी में या दिवाली में पूछते हैं 1 साल का टारगेट, मैंने 30 साल में कभी वो टारगेट नहीं दिया। और पिछले 2 साल पहले मुझे उसके लिए टर्म समझ में आया, वो डैनियल काहनेमैन की नॉइज़ में, ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस, एंड ही डिफाइन्स दिस कि थिंग्स नॉट ओनली दैट यू डोंट नो बट यू कैन नॉट नो। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कुछ नहीं है कि आप उसके बारे में बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं थिंग्स यू कैन नॉट नो। और अभी ब्लूमबर्ग ने ये डेटा निकाला, बिकॉज़ वहाँ तो बहुत सालों का डेटा है ना, कि ये सब सारे जो बड़ी वॉल स्ट्रीट फर्म्स हैं या बड़े बैंक्स हैं वो तो हर साल S&P का टारगेट देते हैं। और बोला एवरेज उसमें डिविएशन आप समझिए कितना है, 15%। कि अगर उन्होंने कहा कि मार्केट 5% चलेगा तो वो 20% भी हो सकता है और -10% भी हो सकता है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। और जैसा कि इन सब चीज़ों में होता है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन कंसेंसस कि गलत है तो सब लोग गलत हैं साथ में। तो इसलिए ज़्यादातर वो लोग 0 और 10% के बीच का नंबर देते हैं, जबकि पिछले 100 सालों में S&P का 0 और 10% के बीच का नंबर खाली 14 बार आया है। तो ये खाली सेफ जगह है, और कोई देखता नहीं है कि आप आज ये बोल रहे हो जनवरी में कि हाँ 2025 में ये रिटर्न आएगा, या अभी इस फाइनेंशियल ईयर में कि हाँ ठीक है अगले मार्च 26 तक ये रिटर्न आएगा। पर कोई देखने नहीं वाला है बाद में कि पिछले 10 साल आपने क्या बोला था और उसका क्या रिजल्ट आया था। तो इसलिए वो मोटी बात ये है कि इक्विटी में 1-2 साल में क्या होने वाला है इसका कोई भी दावे से कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए वो ही पैसा होना चाहिए जो आपको जो अभी हम लोगों ने राकेश के बारे में बात करते हुए भी बात की कि रिटर्न बहुत लंपी होता है इक्विटी मार्केट्स में। तो वो आपका 2010 से 20 तक खास कोई रिटर्न नहीं आया, इसी कारण पिछले 5 साल आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिला। राइट। तो इसमें एक स्पेसिफिक कोई ऐसे परसेंटेजेस है आपके हिसाब से कि इतना परसेंटेज आप इक्विटी में डालो, इतना डेट में डालो, इतना रियल एस्टेट या गोल्ड में डालो, ऐसे कोई रूल देखिए ऑफ थंब है? मेरा हिसाब से, मतलब मैं एग्जैक्ट तो नंबर नहीं, ऐसा कि आपने बोला हर एक की स्थिति अलग होती है कि आपके माता-पिता आप पे निर्भर हैं कि नहीं, कि उनका अपना अलग है, आपको खाली अपने को ही देखना है, उस पर एक तो ये बड़ी चीज़ है। दूसरा, जहाँ तक रियल एस्टेट का प्रश्न है, मेरा अपना मानना रहता है कि मतलब आई एम हैप्पियर विद लिक्विड थिंग्स। और रियल एस्टेट में एक तो ये भी बात है कि आप जो अगर पूरे देश का जो रियल एस्टेट का जो भी इंडेक्स देखें तो उसमें रिटर्न कुछ खास आया नहीं है, बहुत लंबे समय तक भी आप देखें तो वो एक एनेक्डोट होता है कि हाँ मेरे अंकल का प्लॉट था ग्रेटर नोएडा में या गुड़गांव में और वो इतना अप्रिशिएट कर गया, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट हैपेंस। अभी भी अब तो खैर कुछ खबरें आने लगी हैं कि मुंबई में रियल एस्टेट में स्लो डाउन आया है, लेकिन उसके पहले भी जब पिछले साल था कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप किसी से भी बात करें जिनका एग्जिस्टिंग फ्लैट है, जिनका अपना फ्लैट है और अब वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी उसमें दाम नहीं मिल रहा होता जैसा पेपर में आ रहा होता है। तो आप जब बेचना चाहते हैं रियल एस्टेट तो आपका आसानी से 6 महीना 1 साल तो जाता ही है और उसके बाद क्या भाव मिलेगा उसका कुछ। तो रियल एस्टेट मेरे हिसाब से तो निवेश करने वाली चीज़ नहीं है। आपको अपना रहने के लिए एक घर चाहिए तो वो उसकी कंसिडरेशन अलग है, वो खाली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चे का स्कूल 10 साल यहीं रहेगा और ये वो। बट अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है निवेश करने के लिए। और वैसे भी कुछ ना कुछ तो निवेश हो ही जाता है, चाहे आपने खरीदा हो, चाहे आपके परिवार ने खरीदा हो, वो अलग है। तो आप देखिए। और तो इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम में भी फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में आप कभी भी हाई रिस्क की तरफ मत जाइए। इंडिविजुअल कंपनी का बॉन्ड मत लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप फिक्स्ड इनकम में जाते हैं कि रिस्क कम करने के लिए, तो आप एक किसी कंपनी पे रिस्क मत लीजिए। बट अगर ट्रिपल ए रेटिंग होगा फिर भी यू वुडंट ट्रिपल ए भी रिकमेंड? क्या मालूम, अब IL&FS का भी ट्रिपल ए रेटिंग था हाँ, तो या तो तो इसलिए बेटर है कि अब तो फंड का ऑप्शन है ही, तो आप मतलब गिल्ड फंड ले सकते हैं, दूसरे भी और कई तरह के फंड्स हैं, आर्बिट्राज फंड्स हैं, तो वो आप बेटर कि पूल्ड ही में रहिए, क्योंकि अगर रिस्क ही लेना है तो फिर तो इक्विटी है ही। तो ये इस फिक्स्ड इनकम में रिस्क लेने के मैं हिमायती नहीं हूँ कि आप क्रेडिट फिक्स्ड इनकम फंड ले रहे हैं वो, क्योंकि उसमें तो ये रहता है ना कि वो आप यही समझिए कि म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम वाला उसी को देता है जिसको बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो हाई रिस्क होता है। प्लस बैंक का तो फिर भी एक बैंक में आपने बैंक में डिपॉजिट डाला और
बैंक का कहीं नुकसान हुआ तो वो सीधा आपका डिपॉजिट हिट नहीं होता है, जबकि फिक्स इनकम में म्यूचुअल फंड में सीधा हिट होता है कि अगर उनका एक भी कुछ क्रेडिट खराब हुआ तो वो सीधा आपके एनएवी में से गया। तो इस अच्छा, हाँ, तो ये ओके, चीज़ें लोग समझते नहीं है कि फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है क्या चीज़, तो इसीलिए वो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में आप लो रिस्क एंड पर ही रहिए। गॉट इट। हाई रिस्क एंड पे क्रेडिट म्यूचुअल फिक्स्ड इनकम वगैरह मत खरीदिए। क्रिप्टो वगैरह खरीदना है तो वो आप 2% 4% तक कर सकते हैं। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपका 40% होना चाहिए। या एंड आपने गिल्ट एंड आर्बिट्राज फंड्स बोला, क्या होता है इनका मतलब एग्जैक्टली? So arbitrage funds, because of especially of the tax thing, it's an attractive thing because that's a low risk end, मतलब और उसमें tax benefit, it is taxed like equity while being fixed income though. That's the advantage. एंड व्हाट इज गिल्ट फंड्स? Gilt is a government security, so I'm saying that's the low risk end. That's why I was saying gilt is the government securities funds. ठीक है। तो जस्ट अगेन कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, तो एनी स्पेसिफिक मतलब अभी जैसे इक्विटी और फिक्स्ड इनकम हो गया, रियल एस्टेट में आपने बोला कि इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो हाँ, मतलब नॉट निवेश प्रेफरेबल। करने के लिहाज से ठीक नहीं है। आपको वही बोल रहे हैं, घर खरीदना है तो उसकी Yeah. कंसिडरेशन अलग है। या लेट्स स्किप दैट बाइंग द हाउस थिंग, बट इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या डिजिटल गोल्ड या गोल्ड भी हो गया, तो ऐसा कोई मतलब परसेंटेज आप कुछ एडवाइस करोगे कि पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है एंड दिस लाइक पर्सन इज ऑन देयर ओन, सो इक्विटी फिक्स्ड इनकम कितना परसेंटेज होना चाहिए ऑन एन एवरेज? Then maybe 60-65% you can have in equity when if Okay. you truly do not need to touch it for, as I said, 10 years. Okay, got it. And what about gold? What's your view? Especially like the gold has been like going very high in the last few months. तो हाँ, so क्या advice है I've आपकी? in fact my the next column in Mint is on gold. हम्म, तो गोल्ड लोग सोचते हैं कि सेफ हेवन है, पर अगेन गोल्ड का आप डेटा देखिए 40-50 साल का, तो 1980 में जो गोल्ड का प्राइस था इन डॉलर टर्म्स, जो $666 पहुंचा था 1980 में, उसके 19 साल बाद 1999 में गेस व्हाट वाज द प्राइस? कितना होगा? $1000? $250, $250? $255. It was down Oh 62% my in God. 19 years. It crossed that 1980 high in 2007. बीच में 60% 62% गिरा God. and then it crossed. From the next high, it fell 40%. Okay. So that is how volatile gold is. And even on the real returns from gold are more volatile than the real returns from let's say US equities, because दोनों dollar asset है ना, S&P 500 आप देखो, so it is even on a relative basis not uh, it, it is more volatile, so it is not a safe haven. It is good to have it in your portfolio as a diversification thing, but not to the extent of let's say 30% or anything like that. तो और दूसरी चीज एक ये है कि हम लोग फिर तो मतलब हमारी दादी नानी गलत थी क्या कि गोल्ड खरीदती थी, सोना खरीदती थी? नहीं, बिकॉज उस समय गोल्ड वॉज योर ओनली करेंसी हेज। सो इसीलिए रुपया में जो सोने का प्राइस चार्ट है वो ठीक लगता है, बिकॉज इट्स एसेंशियली अ रूपी डेप्रिसिएशन चार्ट. So you are looking at it in rupees, and because rupee is depreciating, so even if the dollar price is falling, you're still looking, it still looks okay. So they were right then, because उस समय capital account convertibility नहीं थी. So that was the only way to get a currency hedge. क्या मतलब होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का? कि आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे. Okay. तो आप भारतीय थे, आपके जो दर्शक हैं उनको शायद ये चीज़ नहीं मालूम होगी, लेकिन मैंने जब तक काम करना शुरू किया और उसके भी काफ़ी साल बाद तक, आप गेस करिए कि आप कितना करेंसी बाहर ले जा सकते थे. अगर आप समझ लीजिए लंदन जा रहे हैं या न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो कितने डॉलर लेके जा सकते थे? I don't know, I mean $10,000 में भी $500 3 साल में एक बार. अगर आप 3 साल में एक बार से ज्यादा बाहर जा रहे हैं तो बाकी हर बार आप खाली $20 लेके जाते थे. Only $20? That was the law. And you were not supposed to borrow from somewhere, anywhere. And it was a jailable offense. So essentially anyone traveling abroad was committing some crime or the other unknowingly. Because आप लेके भी $20 जा रहे हैं और आप वहाँ किसी से पैसा ले भी नहीं सकते हैं, तो how are you supposed to
लिव। आई मीन द थिंग वाज कि जो भी आपको इनवाइट कर रहा है, ही और शी और दैट एंटिटी हैज टू पिक अप ऑल योर एक्सपेंसेस। तो हम Wow. लोग उस तरह के माइंडसेट से ग्रो अप किए हैं जब बाहर निवेश करने का विकल्प ही नहीं था। तो इसलिए हम Hmm. लोगों ने कभी सोचा ही नहीं बाहर निवेश करने का। पर अब वो बात नहीं है। अब आरबीआई की है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस कहलाती है, कि आप $250,000 पर पर्सन पर ईयर बाहर भेज सकते हैं। मतलब अगर आप 4 लोग हैं तो आप $1,000,000 समझ लीजिए 8.5 करोड़ हर साल बाहर भेज सकते हैं। तो इतनी लिबरलाइज स्कीम है। और अब मतलब ट्रांसफर करने में भी 2 दिन लगते हैं किसी भी बैंक से। पर अभी भी हमारा जो माइंडसेट है वो नहीं चेंज हुआ। हम अभी भी सोचते हैं कि भारत में ही निवेश करें। जबकि भारत का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन दुनिया के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का 5% भी नहीं है। तो कोई कारण नहीं है कि आप 90% या 100% यहीं निवेश करें। इसको बोलते हैं Hmm. होम कंट्री बायस। तो वो सब देशों में ये होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने अपने देश में निवेश करते हैं, लेकिन भारत में ये कुछ एक्सट्रीम है। जैसे आप कनाडा में देखें तो वहाँ के निवेशक शायद 60% अपने यहाँ निवेश करते हैं, जो भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग लगभग सारा यहीं निवेश करते हैं। अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिवली सोचें, तो आपको तो यहाँ और कम निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपका वैसे ही यहाँ एक्सपोज़र है कि घर यहाँ पर है, नौकरी यहाँ पर है। तो और लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा, लेकिन बट इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो हमारी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, तो हम यहीं क्यों ना निवेश करें। तो हमने कहा कि 90 के दशक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कौन से देश थे? तो दे वर द एशियन टाइगर्स। और क्राइसिस कहाँ हुई? एशियन टाइगर्स में। तो दैट इज़ द रिस्क। सो आई मीन सो एंड अभी तो वैसे भी आप देखिए तो डॉलर या हार्ड करेंसी एक्सपेंसेस लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो इतने लोग बाहर पढ़ने नहीं जाते थे। अब बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, रिटायर होके बच्चे बाहर हैं तो 6 महीने हम लोग वहाँ रहेंगे, 6 महीने यहाँ रहेंगे। तो बेसिकली आपके हार्ड करेंसी एक्सपेंसेस और बढ़ गए हैं पहले से भी। तो ये चीज़ अक्सर लोगों का जो सोचना होता है अपने निवेश के बारे में, वो उसमें ये चीज़ भूल जाते हैं। और ये मेरे लिए एक तरह से जो बोलते हैं कॉज़ है कि ये चीज़ लोगों को समझानी है और लोगों को बाहर निवेश करना है। तो और दूसरी चीज़ जो लोग समझते हैं कि ग्लोबल का मतलब है अमेरिका, कि एक नास्डैक ईटीएफ ले लिया या एसएनपी ईटीएफ ले लिया तो हो गया। नो, यूएस इज़ नॉट द वर्ल्ड। तो इसीलिए हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें है कि आप सारे ज्योग्राफीज़ मीनिंग सारे देश और सारे टाइप के एसेट्स, मतलब खाली इक्विटी नहीं, बाकी एसेट्स भी। और उसका हम लोग शुरुआत जो है $10,000 से, मतलब 8.5 लाख से है। वैसे नॉर्मली आपको किसी भी प्राइवेट बैंक में उस तरह का प्रोडक्ट $1,000,000 से कम में नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गैप है जो भारतीयों के निवेश में, और इसलिए मतलब कि आप शुरू तो करें। तो इसलिए Yeah. ये किया है कि ये एक रास्ता है। अदरवाइज़ फिर वो होता है कि जब ये नैस्डैक ईटीएफ भी आते हैं तो कब आते हैं, जब वो ऊपर में होता है बाज़ार। जैसे 2021 में आप देखिए तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ये नैस्डैक ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स और ये सब आए थे। और मैंने हाइंडसाइट में नहीं, उसी समय टीवी पे बोला था कि ये 3-4 साल से नैस्डैक बहुत अच्छा कर रहा है, ये हमेशा नहीं चलेगा। मतलब बाज़ार में एक बिल्कुल मूलभूत बात है कि कोई भी थीम हमेशा नहीं रहती है। ना कंट्री की थीम, ना एसेट की थीम, ना इक्विटी में कोई सेक्टर या इंडस्ट्री की थीम। वो बदलती रहती हैं। तो वो जो 2021 का था नैस्डैक, उसके बाद 2022 में नैस्डैक वाज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो 42 मेजर इंडेक्सेस हैं उसमें आई थिंक 40वें नंबर पे था। और कई लोग मेरे पास आए भी कि अब वो ये सब ईटीएफ 40% घट गए हैं, अब निकल जाएँ क्या? मैंने कहा नहीं, अब आपने एक गलत खरीदने का डिसीजन किया, आप बेचने का डिसीजन गलत मत करिए। क्योंकि स्टॉक तो ये बहुत ही बार होगा कि 40%, 50% क्या 80% भी घट गया फिर भी बेचने लायक है। लेकिन बड़ा इंडेक्स 40% डाउन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेचने का समय नहीं होता है। स्टॉक की बात अलग है, बिकॉज़ स्टॉक तो कई शून्य में विलीन हो जाते हैं, कभी वापस ही नहीं आते। नैस्डैक के साथ तो वो नहीं होने वाला था। तो ये इसीलिए कई बार मतलब थोड़ा तो डाइग्रेशन है। आपने ये पूछा नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि कई बार लोग बोलते हैं कि कैसे पता करें कि कहाँ अति हो गई है, कहाँ फ्रॉथ ज़्यादा है? उसके लिए सबसे आसान थंब रूल है कि एनएफओज़ कहाँ आ रहे हैं।
जिस थीम पे एनएफओज आ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे जैसे नैस्डैक का था, वो हमेशा उस थीम का पीक होने वाला होता है। मतलब ये आप अभी का मैं नहीं कह रही कि अभी ये 2 साल 4 साल में, आप 25 साल का भी डेटा ले लें, इट इज़ द सेम। आप पुराने भी देखिए, आईटी फंड्स कब आए, फार्मा फंड्स कब आए। मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे बोला कि मैम आप थीमेटिक फंड्स के अगेंस्ट बोलती हैं। ये देखिए एक टेक्नोलॉजी फंड है, 2003 में ₹2 का भाव था, अब देखिए 20 साल में कितनी कंपाउंडिंग दी है। मैंने कहा बहुत अच्छे, 2003 में ₹2 का भाव था ना, देखो एनएफओ कब आया था। इट वाज टाइम टू परफेक्शन। मतलब वो एनएफओ क्लोज हुआ और 1 हफ्ते बाद ग्लोबल टेक क्रैश। देखा 2.5 साल में वो 10 का 2 हुआ। वो तुम पार्ट भूल गए हो कि जिसने एनएफओ में डाला उसका तो 10 में 10 का 2 हुआ। उसके बाद अब तुम ₹2 से मुझे कंपाउंडिंग बता रहे हो। तो ये मतलब पैटर्न है कि सब जो थीमेटिक, क्योंकि उस समय वो बिकता है। तब तक जो फोमो की फीलिंग होती है ना, कि जो निवेशक है बोलेगा अरे मेरे दोस्त ने तो डिफेंस में इतना बना लिया, मैंने तो बनाया नहीं, अब आ रहा है तो मैं इस थीम में डाल दूं। दैट्स द थिंकिंग। और उसके कारण एयूएम मिलता है, फीस मिलती है, पर निवेशक को रिटर्न नहीं मिलता है। Hmm. Yeah, I think when you said about the international investing thing, I agree with you. मैं भी मेरे फ्रेंड से जब बात करता हूँ, हमारा एक्सपोजर इज इन इंडिया ओनली। अगर मैं मेरी भी बात करूँ, मेरे फ्रेंड्स की भी बात करूँ, ऑल ऑफ अस आर इन्वेस्टेड इन द इंडियन इक्विटीज, एंड हमारा तो 100% लाइक इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टेड होता है। एंड आपने बताया कि लाइक इंटरनेशनल एक्सपोजर इज लाइक अ वेरी लाइक गुड थिंग, एंड इट्स अ मस्ट फॉर इट्स अ एनीवन लाइक टू हैव अ मस्ट। डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। मतलब वही जो बोलते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन या बास्केट ना, वो या स्कार्स, हम लोग, आई कॉल इट स्कार्स, सिंगल कंट्री, सिंगल करेंसी, सिंगल एसेट रिस्क। तो डोंट स्कार योर पोर्टफोलियो विद स्कार्स। या Yeah, actually, I mean, that's a very well thought kind of a जैसा कि statement. मैंने बताया ना कि ग्लोबल इसीलिए गए भी थे कि दैट दिस इज द Mm, रिस्क ऑफ बीइंग इन अ सिंगल मार्केट। अपने को mm. तो वही 25 साल पहले ही समझ में आया था कि ये दिस इज द रिस्क। सो वन हैज टू डाइवर्सिफाई आउट ऑफ बट दैट आपने रिस्क। जैसे बताया कि व्हेन वी थिंक ग्लोबल, यूएस इज द कंट्री दैट कम्स, बट यूएस इज नॉट द ओनली कंट्री। तो आपके हिसाब से लाइक अगर एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसको इंटरनेशनल इन्वेस्ट करना है, तो कैसे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करे, एंड इंडिया में बैठ के कैसे देखे कि ओके कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है, हम्म, बिकॉज़ ही और इसका इसी कारण बहुत सारे लोग जो इंडिया में ग्लोबल प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं, वो बहुत ही सिम्प्लिफाइड प्रोडक्ट, या तो ये नैस्डैक टाइप या ग्रेटर चाइना, और या फिर आपको जो 10 स्टॉक यूएस में मालूम है और या 3 स्टॉक चाइना में मालूम है, आप उन्हीं का बोल रहे हो, बिकॉज़ दीज़ कंपनीज़ आर कॉम्प्लेक्स कंपनीज़। सो हमने तो 99 से कवरेज शुरू किया है ना, तो हम्म, इसलिए अपने को समझ में आता है। And now we also put an artificial intelligence machine learning system, so now we can look at 20,000 plus securities internationally, but वो संभव नहीं है। मतलब रिटेल के लिए तो मैं क्या बोलूँ, इवन फंड हाउसेस डू नॉट हैव द स्किल, yeah, इसीलिए दे आर सेलिंग व्हाट ओनली थिंग दे नो। और एक चीज़ और भी है, जैसे जो आपको बोला कि यूएस इज़ नॉट द वर्ल्ड, मतलब उसका मैं आपको हिस्टोरिकली भी बता दूँ, तो जैसे 2003 से 2007 का पीरियड था। अब इट वाज़न्ट इवन एज़ इफ कि यूएस वाज़ कमिंग ऑफ अ हाई, बिकॉज़ वो 2000 के बाद का जो टेक क्रैश था, उसके बाद इट वाज़ स्टिल इन द डोल्ड्रम्स। मतलब वो जो 2000 का नैस्डैक का हाई था, वो क्रॉस करते-करते 15 साल लग गए। 2015 में जाके डिसाइसिवली या नैस्डैक ने वो हाई क्रॉस किया आफ्टर 15 लॉन्ग ईयर्स। सो उस समय इवन दो इट वाज़ ऑलरेडी समवेयर इन द बॉटम एंड, still in those 4.5 5 years, the total return from US markets was only 66%, while emerging market index went up 3.5 4 times। मैंने इंडिया का बोला 6 गुना हो गया, ब्राजील आई थिंक 10 times। सो एट दैट टाइम सी अगेन स्टोरीज फॉलो। सो जब ये सब चल रहा था, तो तब हुआ कि अरे यूएस इज ओवर एज अ कंट्री, नाउ इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड चाइना। तब वो ब्रिक्स का एक्रोनिम भी तभी आया। फिर उसके बाद यूएस आउट परफॉर्म करना शुरू कर गया, तो वो कहानियां भूल गए लोग। तो सो द इट इज लाइक द वर्ल्ड इज लाइक अ जायंट व्हील। इफ यू लुक एट कंट्रीज, इफ यू लुक एट एसेट क्लासेस, तो वो कुछ ऊपर जाता है, कुछ नीचे जाता है, ऐसे ही चलता है। मतलब कभी कभी होता है, जैसे 2022 में हुआ, जब सभी लगभग सभी कुछ नीचे गया, बट दैट्स एन आउटलायर ईयर। मोस्ट टाइम्स यू गेट अपॉर्चुनिटीज समवेयर और द अदर। yeah, got it. And since you've analyzed so many companies across the world, तो आपके हिसाब से लाइक इन योर एनालिसिस एंड स्टडी ऐसे कौन से अंडररेटेड कंट्रीज है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? सी दैट कीप्स चेंजिंग, सो दैट्स व्हाई हम लोग
हर क्वार्टर वी रीबैलेंस बोथ फॉर इंडिया एंड ग्लोबली, वी रीबैलेंस एंड वी रीबैलेंस फ्रॉम स्क्रैच, मीनिंग कि आज हमारे पास कैश हो तो हम लोग कहाँ इन्वेस्टेड होंगे, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन हैविंग हाई कन्विक्शन कि मैं आपको बोलूँ कि अरे अगले 5 साल तो ये थीम चलने वाली है. Like take one of the big banks we were talking to for distribution said that, can you give us a write up on your high conviction ideas, and we gave a 3-page write up on why we do not have deliberately, consciously and as a system we do not have high conviction ideas. Because high conviction का क्या मतलब है कि आपने वो स्टोरी, आपको ये बहुत भा गई और आपने एक तरह से उस स्टॉक से शादी कर ली, तो यही तो नहीं करना है. तो आपको डेटा पर जाना है, जब तक डेटा अच्छा है तब तक ठीक है. अब जैसे टाटा एलेक्सी वंस अपॉन अ टाइम मेड अस अ लॉट ऑफ मनी, बट व्हेन द सिस्टम शोड की हो गई उसकी कहानी, वी गॉट आउट एंड नाउ इट एक्चुअली हैड अर्निंग्स डिक्लाइन ऑफ लेट. सो स्टोरीज चेंज. एज आई सेड ओनली 17 कंपनीज 10 साल भी एनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही हैं. तो फॉर मी टू से कि हाँ आई नो कि इस कंपनी का इतना ही अच्छा ट्रेजेक्टरी होगा, आई डोंट नो. आई मीन दैट्स देयर इज द कंपनी को नहीं मालूम होता कि 2 साल बाद क्या प्रॉफिट आएगा, एंड लोग अपना मतलब छाती ठोक के बोलते हैं कि हमको मालूम है इसका क्या होगा. तो वो कहानी, एंड द interesting thing about storytelling is that you tell a story enough times, you yourself start to believe it. So कई फंड मैनेजर्स तो उसमें भी मिसलीड हो जाते हैं कि कहानी सच्ची झूठी सुनाते सुनाते वो खुद भी उसको बिलीव करने लगते हैं. तो इसलिए even to evaluate your financial advisor or fund manager or whoever, everyone has very good stories on how they identify stocks. Ask them about when they sell, what is the risk management, and you'll find ki, there's far less in-depth thinking on that side for most people. But the real value add for an active strategy is risk management. Got it. कि Interesting. मार्केट 30% घटी तो आप 30% ना घटो. दैट इज व्हाट अ एक्टिव फंड मैनेजर शुड. Yeah. Very interesting. Just on the small cap, mid cap, large cap allocation theme, you have said in a lot of your interviews in the past few months, years as well, that you are now staying away from small cap and going to mid cap and large cap stocks. तो क्या ऐसा रीजन है कि आप स्मॉल कैप को अवॉइड कर रहे हो? एंड एक यंग रिटेल इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होना चाहिए कि कौन से स्टॉक, मतलब कौन से लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, क्या अलोकेशन होना चाहिए? सी एक तो ये बात है कि अब जो सेबी का डेफिनेशन है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो नाउ दे डू नॉट हैव मार्केट कैप बैंड्स. अब उनका है वो टॉप 100, नेक्स्ट 250 लाइक दैट. सो एक्चुअली अब वो जो क्लासिफाई करते हैं मिड कैप, दोज आर फेयरली लार्ज कैप एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्मॉल कैप ऑल्सो. अब तो खैर भाव घट गए, बट एट वन पॉइंट आई हैड सीन कि स्मॉल कैप का कट ऑफ वाज सम 32,000 crore मार्केट कैप, which is actually quite high. So our focus on this is only again from the risk management side, because investing is a loser's game. We can discuss that little later, which is that your first strategy has to be not to lose big money. So हम लोग जो अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कि we don't look at stocks below 1,000 crore market cap, and between 1 and 5,000 is where we monitor carefully. बिकॉज वो सब स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जब चल रहा है तब तो वॉल्यूम भी है, घटने लगेगा तो वॉल्यूम भी गायब हो जाएगा, देयर वुड बी नो एग्जिट. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी केयरफुल. सो फॉर एग्जांपल हम लोग का नॉर्मली दैट बिलो 1 to 5,000 वाला जो बैंड है, उसमें normally had about 13-14%. We've gone as high as 22%, but last 1 year we were in the 6-7% range. We knew it would hurt relative performance कि लोग वहाँ overweight जा रहे हैं, और अपने को भी नजर आ रहा था कि momentum है, but do you want to take that risk of that riding that momentum? So we always are manage things conservatively. So last year कई बार लोग मुझे आके भी कहते थे कि we want to take high risk and get high returns. Why are you not offering that strategy? And I said कि high risk से एक ही चीज certain है, high risk of losses. High return कोई नहीं लिख के दे रहा है कि आपको मिल जाएगा. तो वो, और एक चीज जो मैं आपके जो दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी हैं जिन्होंने कोविड के बाद ही एक ही तरह की मार्केट देखी है, तो कि उसमें बहुत सारे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में 2-3 चीज़ याद रखने वाली है. एक तो कि जो एक तेजी में चलते हैं स्टॉक, उसके बाद गिरता है मार्केट, फिर जब दोबारा चलता है तो वही स्टॉक ज़रूरी नहीं कि चलेंगे.
जो एक तेजी वाले स्टॉक होते हैं उसमें बहुत सारे शून्य में विलीन हो जाते हैं। जो हम लोग बोल रहे हैं कि आज की डेट में 4 सवा 4 हज़ार कंपनी ट्रेड होती हैं, आप टोटल लिस्टिंग्स आज तक की गिनिए तो वो तो उससे कई गुनी हैं। उसमें कई सारे कितने स्टॉक्स हैं जो अब ट्रेड ही नहीं होते हैं। मतलब 90 के दशक में कोई-कोई साल थे जब 1200-1300 तक भी लिस्टिंग हुई हैं और वो स्टॉक गायब हो गए। वैनिशिंग कंपनी स्कैम भी हुआ था, जो लोगों को याद नहीं है कि मतलब कितनी खासकर गुजरात की बहुत कंपनीज़ थी जिन्होंने मतलब लिस्टिंग करी और उसके बाद उनका कोई अता-पता नहीं रहा। कई बार ढूँढते-ढूँढते मैं भी गई हूँ उनके ऑफ़िसेज़ तो मतलब वो एक छोटे से कोई शॉपिंग सेंटर में एक कमरे में ताला लगा होगा और बाहर 3 कंपनी का बोर्ड लगा होगा। तो हुँ। वो तो तो ये सब लोगों ने देखा नहीं है। और आप अगर पूरा एग्रीगेट बेसिस पर भी देखें तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स, मैं इंडेक्स पर भी बात करूं तो जो 2008 का हाई था स्मॉल कैप इंडेक्स का, इट केम डाउन 80% फ्रॉम देयर, मतलब 78%, अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दूं 78%। और ये स्कूल का गणित मत भूलिए कि कोई चीज़ 80% गिरती है तो 5 गुना होती है तब आप ज़ीरो पे आते हैं। देयर वाज़ अनदर मैड बुल रन इन अराउंड 17-18, उसके बाद फिर 2/3 गिरा, 2/3 गिरा। तो ये दिस इज़ द नेचर ऑफ द बीस्ट एंड दिस आई एम टॉकिंग एट द इंडेक्स लेवल। और लोग बोलते हैं नहीं मतलब इंडेक्स गिरा भी तो मेरे स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, मैंने बहुत ध्यान से चुने हैं। तो जो 2008-9 में गिरे थे उसमें से कितने स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं गिरे थे? 1%। जो 16 वाह! जो 18-19 का गिरावट थी उसमें कितने नहीं गिरे थे? 8%, 8%। सो आप इतने जीनियस नहीं है कि आप खाली वही 8% और 1% में रहेंगे। तो the point, as I said, was that investing is a loser's game. So you have to play to not lose. आपको छक्का लगाने की हर बॉल पे चेष्टा नहीं करनी है। आपको इसमें आपका कंसंट्रेशन होना है कि आउट नहीं हो जाए। तो हुँ। विच मीन्स दैट डोंट टेक अ क्रिपलिंग ब्लो ऑन योर कैपिटल। और मतलब बड़ा लॉस नहीं करने के लिए आपको छोटे लॉस करने पड़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये नहीं करिए कि ऐसा अगर आप जैसे, और परसेंटेजेस आर नॉट सिमेट्रिक। तो कोई चीज़ अगर आप 50% अगर गिरता है आपका पोर्टफोलियो तो उसको 100% ऊपर जाना पड़ेगा ज़ीरो होने के लिए। या एंड इसमें आप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इफ़ यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक एंड आपको इवैल्यूएट करना है, सो अगेन क्वांटिटेटिव होगा एंड क्वालिटेटिव होगा। कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आपके दिमाग में होंगे कि ये रेशियोज़ देखने हैं, ये दिस इज़ अ गुड रेशियो एंड देन यू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, व्हाट आर दोज़ फैक्टर्स? See, now all our expertise has been coded into the system. So the system looks at, we start with hundreds of factors and then whittle it down to maybe a few dozen. और उसमें भी हर फैक्टर का बहुत सारा नुआंस होता है। जैसे कि हम लोग ग्रोथ देखते हैं, राइट, अर्निंग का या सेल्स का। अब ग्रोथ इज फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। उसके आप उसका सेकंड डेरिवेटिव देख सकते हो विच इज वेलोसिटी का एक्सीलरेशन, एंड थर्ड डेरिवेटिव विच इज जर्क. So we test all of that, and sometimes the signals come early because see, as a human being, even if you say I'm looking at 20 parameters, असली में मतलब I've done it physically, so आप 4-5 पर ही रह जाते हो. दूसरी चीज मैंने जैसे कहा कि कोई भी कंपनी हर फैक्टर में ग्रेट नहीं होगी, हर फैक्टर में बेकार नहीं होगी. तो वो भी कंबाइन कैसे किया जाए, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का काम है. दूसरा, ये जो 1,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाली लगभग 700-800 कंपनीज़ हैं, तो आप उनको, या इंटरनेशनली हम लोग 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ देखते हैं. तो आप जितनी भी बड़ी टीम ले लें, हर एक का देखने का ढंग अलग होगा. तो ये हम सिस्टम से ही ये चीज़ कर सकते हैं कि इतने सारी कंपनीज़ को देखें और इतने सारे फैक्टर्स को देखें. अगर आपको खुद से भी करना है, तो एक तो जो भी आप देख रहे हैं, जैसे एक तो मैं ये कहूँगी कि आप खाली लोग इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही ज़्यादा देखते हैं कि हाँ, ये हुआ प्रॉफिट का, ये हुआ मार्जिन का, ये हुआ अर्निंग्स का, ग्रोथ ये रहा. तो और कंपनीज़ को भी मालूम है कि आप वही देख रहे हैं. तो आप साथ में बैलेंस शीट देखिए, कैश फ्लोज़ देखिए, रेशियोज़ देखिए. उस कंपनी को मालूम है आप ये देख रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिमांड कम है, तो पहले तो कंपनी ट्राई करेगी कि सेल्स तो मैं दिखा ही दूँ, थोड़ा क्रेडिट ज़्यादा दे देते हैं, तो वो रिसीवेबल्स में नज़र आएगा, कैश फ्लोज़ में नज़र आएगा. लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने जो भी सिस्टम बनाया कि ठीक है, आपने
सिंप्लीफाइड वे में ये 4 क्राइटेरिया या 5 क्राइटेरिया लिए हैं, ग्रोथ के हैं, रिटर्न रेशियोज़ को ज़रूर देखिए। उस पे मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी किया है किताब में कि रिटर्न रेशियो को किस तरह से देखा जाए। लेकिन जो भी आप अल्टीमेटली आपने बोला ठीक है ये 5 क्राइटेरिया है, आप सोच भी रहे हो कि मैं इस क्राइटेरिया से इन्वेस्ट कर रही हूँ। पर आपका एक्चुअल पोर्टफोलियो में देखूँगी ना तो ज़्यादातर टाइम आप देखोगे कि वो जो आपने असली में जिसमें निवेश किया उसमें वो क्राइटेरिया भी नहीं मीट हो रहा है। तो ये एक और चीज़ है कि आप जो भी सिस्टम बनाएँ कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करें। उस पर ये नहीं कि सोचा तो कि मैं ये सब करना है, लेकिन फिर उस दिन टीवी पे कुछ किसी से सुना, टेलीग्राम ग्रुप पे सुना, दोस्त ने पार्टी में बोला और वहाँ पर जाकर निवेश कर दिया। तो और रिस्क मैनेजमेंट में भी 2-3 चीज़, एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने इसमें समझाया है वो लगाइए। एक दूसरा देखिए कि आपके सपोज़ 20 स्टॉक भी हैं लेकिन हैं 2 ही 3 इंडस्ट्री में, तो वो आपका कोई डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं हुआ क्योंकि वो इंडस्ट्री के स्टॉक साथ में चलते हैं। तो आप मतलब अगर आपने बैंक और एफएमसीजी के 6-6 स्टॉक लिए हुए हैं तो वो एक ही स्टॉक की तरह मोर और लेस जाएँगे। तो ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ को रखिए और जैसा मैंने कहा सिस्टम बनाया है तो वो सिस्टम पर कायम भी रहिए। तो वो सिस्टम बनाए कैसे? लाइक उसमें फैक्टर्स क्या-क्या होने चाहिए? वो वो कैसे बनाने चाहिए? नहीं वही बोल रहे हैं हम लोग तो काफ़ी फैक्टर्स देखते हैं बट कैन कम यू गिव से सम हाँ, तो एग्जांपल्स कम 4 से 5? जैसे मतलब सी ग्रोथ और मार्जिन वगैरह तो आप देखते ही हैं। हुँ, फिर रिटर्न रेशियो को देखिए और रिटर्न रेशियो में भी वो ड्यू पॉइंट एनालिसिस में होता है कि क्या हुँ, हो रहा है, मार्जिन में क्या हो रहा है, एसेट टर्नओवर में क्या हो रहा है और ये सब। और जैसे हम लोग मतलब जब देखिए मैं तो टेकी नहीं हूँ, तो जब हम लोग ये सिस्टम पे काम कर रहे थे तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि ठीक है, सिस्टम एनालाइज़ कर लेगा फाइनेंशियल्स को, लेकिन अगर फाइनेंशियल्स में ही गड़बड़ की हुई है सत्यम टाइप, तो वो कैसे पकड़े जाएगी? लेकिन असल में सिस्टम इतने सारे फैक्टर्स को देखता है कि हमने देखा है कि वो जो भी स्कैम होता है वो पकड़ लेता है। जब हम ओह लोग वाओ! हाँ, जब हम लोग यूएस में थे, शुरू में गए थे तो शुरू-शुरू में वहाँ पर 2 बड़े स्कैंडल हुए थे, याद हो तो एनरॉन और हुँ, वर्ल्डकॉम, तो वो दोनों हम लोगों ने पकड़ लिए थे। वर्ल्डकॉम में हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया था कवरेज कि वी कैन नॉट रिकंसाइल द कैश फ्लोज़ एंड द कैपेक्स, तो वहीं पे स्कैम था। तो लेकिन सिस्टम बिकॉज़ इट्स लुकिंग एट सो मेनी फैक्टर्स, मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ, 1-2 फ़नी भी एग्ज़ाम्पल है। मतलब उसमें जैसे उसमें ये सब देखते हैं हम लोग कि डेप्रिसिएशन या अकाउंटिंग पॉलिसी बार-बार तो नहीं बदल रही है। प्रॉफ़िट और कैश फ्लो में निरंतर तो नहीं गैप चल रहा है। और जो क्वार्टरली अर्निंग्स में ऐसा लग रहा है कि अर्निंग्स मतलब अर्निंग स्मूथनिंग की हुई है, वो सब चीज़। और एक फैक्टर जो अभी भी भारत में काम कर रहा है, यूएस में काम करना बंद कर दिया, वो है टोटल कॉम्पेंसेशन टू ऑडिटर्स कि अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो दैट्स अ रेड फ्लैग। तो हम लोग शॉर्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग के लिए तो हाँ, ये अवॉइड हो जाते हैं कि ये सब कारणों से अवॉइड हो गया। पर एक तो वही है कि आप प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट के बियॉन्ड जाइए। अर्निंग स्मूथनिंग का क्या मतलब होता है? अर्निंग स्मूथनिंग की आप ये एविडेंस है कि आप मतलब अर्निंग मैनेज कर रहे हैं दिखाने के लिए कि ऐसे मतलब एक स्मूथ वे में अर्निंग्स ग्रो विंडो कर रही ड्रेसिंग हैं। बोल रहे हो क्या आप? लाइक हाँ, टाइप ऑफ विंडो मतलब ड्रेसिंग? बेसिकली आप अर्निंग्स को एक इन्फ्लेट कर रहे हैं या मतलब ऐसे ही मतलब ये मैनेज कर जो रहे हैं? एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार ही चलें। हुँ, ये बहुत साल पहले मतलब ये मैं 20 एक साल पहले जनरल इलेक्ट्रिक जीई का हम लोग सोचते थे कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंपनी है, इतने-इतने डिवीज़न है, इतनी कंट्रीज़ हैं, फिर इतनी प्रेडिक्टेबल अर्निंग हर साल कैसे हर क्वार्टर में हाँ, कैसे आती है? स्पेशली उनका फाइनेंस भी बहुत बड़ा उसमें था। वो बहुत साल बाद फिर खुला कि हाँ, जैक वेल्च जो उस समय इतना बड़ा मैनेजर माना जाता था कि वो कर रहा था ये सब। तो तो अच्छा। सो बेसिकली अर्निंग स्मूथनिंग एज़ इन लाइक कि एक कंपनी है जो प्रेडिक्ट कर पाती है अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड वो बेसिकली एकदम ऐसे सेम हाँ, मतलब इस वो पे रख रही हाँ, है। वो सो उसमें दैट इज़ अ रेड फ्लैग दैट्स अ अकॉर्डिंग रेड टू फ्लैग इफ इट इज़ टू even, too हाँ, predictable. ओके, गॉट इट। एंड एनी अदर फैक्टर्स ये तो नहीं डेप्रिसिएशन हाँ, वगैरह? हाँ मैंने बोला ना कि आप ये सब देखिए पूरा। और एक चीज़ और मैं कहती हूँ कि जितना भी आप पीछे जा सकें, जस्ट हुँ, लोग बोलते हैं ना पिछले साल ये हुआ या 2 साल से आप अगर कंपनी की हिस्ट्री है तो जितनी लंबी हिस्ट्री है आप पूरी हिस्ट्री देखें। तो उसमें आपको हुँ, नज़र भी आएगा कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा सिक्लिकल बिज़नेस है जैसे स्टील है या सीमेंट है कि जब पिछली बार डाउनटर्न आया था तब कैसे मैनेज किया था, तब क्या हुँ, रिसीवेबल डेज़ में क्या हुआ था, पेएबल डेज़ में क्या हुआ था, रिटर्न्स में क्या हुआ था। तो ये सब ऐसे तो थोड़ा-सा मतलब आई डोंट नो कि ले इन्वेस्टर के लिए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो बट बेसिकली खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काम नहीं चलता, तो इसीलिए आई मीन टेक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, दैट्स या व्हाट आई से। सो आई ऑलवेज, ये भी मैंने, मेरा एक चैप्टर है कि शुड यू बी अ डू इट DIY इन्वेस्टर DIY, डू इट या योरसेल्फ इन्वेस्टर, कि आप अगर, और उसके लिए एक बड़ा सिंपल टेस्ट है कि आप अपने आप को भी एक फंड मैनेजर मानिए, तो आपके जो भी आप और फंड्स या पीएमएसएस या जिसको भी आप और कंसिडर कर रहे हैं, आप उनका परफॉर्मेंस देखिए और अपना परफॉर्मेंस देखिए। व्हेन इफ यू आर जस्ट अ फंड मैनेजर, तो आप इस फंड मैनेजर को कितना पैसा देंगे, 100% देंगे क्या? तो अगर आपको थोड़ा मजा करना है, पार्टी में बात करने लायक पता करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रखिए पैसे, 10-15% ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट देन डोंट डू इट ऑल योरसेल्फ। या बहुत सारे लोग पास्ट रिटर्न्स को भी एक फैक्टर रखते हैं व्हेन इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक, कि यार पास्ट में इतना दिया है तो फ्यूचर में भी दे सकता है। एंड आपके बुक में एक चैप्टर भी है, इस पास्ट रिटर्न ऑफ अ स्टॉक लाइक फैक्टर ऑफ अ फ्यूचर रिटर्न। तो वो व्हाट डू यू हैव टू से टू दीज इन्वेस्टर्स? You cannot see trajectories change. So not just a stock, I would say कि आप whenever you chase the asset that has done well of late, or the theme that has run well, or the strategy, जैसे value या growth, जो भी आप अगर आप रियर व्यू विंडो से, मिरर से ही देखोगे कि हाँ इसने अच्छा किया, जैसे अभी आजकल सबको लगता है कि गोल्ड में और डाल दें क्या, कि अभी गोल्ड ने अच्छा किया, तो वो अगर आप ये कंसिस्टेंटली ये करोगे तो आप कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करोगे, मतलब दैट्स अ डेटा, अच्छा। कि आप जो प्रीवियस पीरियड में जिसने अच्छा किया है उसके पीछे भागोगे तो वो आपको रिटर्न नहीं देगा। तो अभी जब, और जैसे कई लोग अभी पूछ रहे थे जब मार्केट डाउन था कि निवेश बंद कर दें, एसआईपी बंद कर लें, पैसा निकाल लें, मैंने कहा जब ये प्रश्न आता है ना आपके दिमाग में, वही समय होता है जब निवेशित रहना चाहिए, टू द एक्सटेंट ऑफ योर इक्विटी एलोकेशन, Yeah. जस्ट रिपीटिंग दैट अगेन। बट जब जब लगता है कि बहुत आसान है पैसा बनाना, जो छुओ वही सोना बन जा रहा है, तो उस समय आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है। Can you give some examples of data points? जैसे पिछले साल 2024 एवरीबॉडी वाज गंगो, आई मीन लेट अलोन स्मॉल इन्वेस्टर्स, आई हैड फैमिली ऑफिसेस कमिंग टू मी एंड सेइंग कि माय आई डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आप 30-35% कंपाउंडिंग दे दीजिए बहुत है। मैंने कहा 30-35% कंपाउंडिंग, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट दैट वाज द माहौल उस समय। तो वही था कि जो सब कुछ, मुझे मेरे एक आरएम ने भी आके बोला कि मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि आपकी मैम को सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो तो मदर टेरेसा की तरह बात करती है, ऐसे थोड़ी चलेगा, तुम लोग स्मॉल कैप स्कीम लॉन्च करो। सो वो जब उस तरह का माहौल होता है ना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेगा, उस समय सतर्क रहिए। जब लगता है कि अरे, एंड दिस इज अगेन स्टडीज एंड नॉट जस्ट स्टडीज इन द यूएस, इन एवरी कंट्री, मतलब पोर्चुगल में, ब्राजील में, यूएस में, कि व्हेन देयर इज फियर, एंजाइटी, दैट इज व्हेन वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि इन्वेस्टेड रहें कि नहीं रहें, the next period returns are above average. When everybody is very optimistic, सब बढ़िया ही चल रहा है, the next period returns are below average. So sentiment is a contra indicator. तो sentiment आपको, जो आपके अंदर का इंसान बोल रहा है ना कि अब डर है, तो वो निवेश करने का समय है, और जब लगता है कि वाह मेरे से ज्यादा स्मार्ट तो कोई है नहीं, तब थोड़ा सा सतर्क रहने का समय होता है। तो So जैसे ये आंसर के हिसाब से गोल्ड में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ही बिकॉज रैली हो गया है। हाँ, लगता तो मुझे ऐसा है, मतलब एटलीस्ट, Yeah. एंड स्पेशली कई लोगों का वेटेज भी बहुत हो गया है, सो यू कम बैक टू अ नॉर्मल एसेट एलोकेशन टू Yeah. गोल्ड। या 5 to 10% should be fine, right? हाँ, दैट शुड बी फाइन। Yeah, 25-30 is too much. हम्म, I know people have with 25-30% weightage also. And हाँ, कभी-कभी लगता है कि although they've made money, but I mean that's just a too overexposure is what I feel. Yep. And इसमें आपने एक चैप्टर में भी लिखा है like PE multiple, you call it a much abused job, PE multiple. So exactly what is the thesis and how much factor do you give to the price earnings multiple before you invest in a company? see, price earning multiple is a kind of resultant number, and this is one of my favorite interview questions also, कि क्यों एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, कि किसी का 20 टाइम है, किसी का 30 टाइम है, किसी का 40 टाइम है, ऐसा होता क्यों है? तो उसके मतलब 3 ड्राइवर्स हैं। एक तो ग्रोथ, ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज, दूसरा इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल, और तीसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। सो ग्रोथ ज़्यादा होगा तो आपको पी ज़्यादा मिलेगा,
आपका रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा तो आपको मतलब ऑल पी ज़्यादा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो पी ओवरऑल मार्केट का कम होगा। So that's a broad parameter. But you know it is not an exact calculation, but इसमें आप थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करता है कि what am I assuming? अगर मुझे लगता है कि इस कंपनी का को 80 टाइम पी मिलना चाहिए, तो वो उसके लिए क्या इस कंपनी को रिजल्ट दिखाना पड़ेगा फॉर दैट टू बी जस्टिफाइड. So it's really an exercise of that sort. सो उसमें मतलब ऐसा कोई पी अगर कोई स्टॉक का बहुत ज़्यादा है तो विल यू से कि यार ये तो ओवर वैल्यूड कंपनी है वर्सेस समवन व्हिच इज ट्रेडिंग एट 10 15 वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 25 30. तो हाउ डू यू आपको इंटरप्रेट दैट? थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, वही बोल रहे हैं ना, खाली वो नहीं होता कि खाली पी से आप देख सको, बिकॉज जैसे मैंने वो इवन ड्यूपॉन्ट का नाम लिया तो कई लोग सोचते हैं कि अरे इस कंपनी का मार्जिन 15% है, उसके राइवल का 25% है, तो ये 15 से 25 का उसका ऑप्शन है कि वो बढ़ सकता है. बट दैट माइट बी अ डिसीजन दे हैव टेकन ऑन द कैपिटल साइड. जैसे अगर टेस्ला है, अगर वो अपना सब बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है और बहुत सारे कंपोनेंट्स इन हाउस बना रहा है, तो उसका मार्जिन ज़्यादा होगा बट फिक्स्ड एसेट भी ज़्यादा होंगे. तो एसेट टर्नओवर जो बोलते हैं कि सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स वो कम होगा. या आपने अगर $100 लगाया तो उस पे आपका समझ लीजिए अगर रेवेन्यू 150 है, जो पूरा इंटीग्रेट नहीं किया है, उसने बाहर कंपोनेंट कुछ बना रहा है, तो उसका हो सकता है वो 100 के एसेट बेस पे 250 का वो सेल्स कर सकता है. तो आपको थोड़ा उसमें घुसना पड़ता है. कई लोग, इसीलिए मैंने कहा खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने से नहीं होता, बिकॉज देयर आर मेनी डिसीजंस आउटसाइड कि आप कितना इंटीग्रेट कर रहे हो. जैसे गुजरात अंबुजा सीमेंट व्हेन इट वाज सेट अप, इट डिसाइडेड कि मैं अपना मतलब वो रेलवे साइडिंग भी रखेंगे, पोर्ट फैसिलिटीज भी रखेंगे, many things like that. So they decided to put in a lot of capex, but that reduced their operating expenses. So margin खूब रहा, but on the other hand, there were more fixed assets. So you have to understand that whole model. So there are many options available. So वो भी मैंने इसमें समझाया है कि मतलब there are trade-offs. And of course, return on equity आप ज़्यादा डेट लेके भी, लेवरेज लेके भी बढ़ा सकते हो, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन बियॉन्ड अ पॉइंट. मतलब थोड़ा बहुत तो डेट लेना बुरा नहीं है, पर तो So- ये रिटर्न अगर डाइल्यूट होता है ना, जैसे मैंने आपको वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज का एग्जांपल दिया, इवन 1990s में, तब सबको ये याद है कि हमारा HDFC बैंक पे बाई था. बट व्हाट पीपल डोंट रिमेंबर इज दैट मेन HDFC पे द पेरेंट, we were the only firm with a negative view on that company when it was the most loved FII company in the country, number one. मतलब कि वो जिस दिन FII का लिमिट बढ़ता था, because we started with saying कि FIIs can hold only 25% and 40% like that. So every time the limit would go up, that was one company where the limit would get used up the same day. So when we had a negative view, people said, are you crazy? I mean, people are waiting to buy the stock. How can you have a negative view? I said, nahi, matlab, ultimately the numbers speak. And because it was raising money too frequently, return on equity uska dilute hota ja raha tha. And at that time, nobody looked at, I mean, no one else was really looking at return on equity, but the market was. So, and true enough, 5 years, the price remained the same. So it corrected through time. Rather than fall a lot, it was just around the same price for 5 years. And of course, this was smart management. They understood what was happening and they stopped diluting equity that frequently. But ultimately that, and the same thing with the construction company, उस समय भी this story also comes back every few years, that if India has to progress, the infrastructure has to improve and infrastructure companies have to do well. So that was the story even then. But I said, like, look at the return ratios, they're declining like this. It will not last. This boom will not last. Telecom, it was a different story. Telecom, you had the trajectory all across the world of what happens to telecom companies and how the P's reach a peak and then come down, simply because, see, telecom is not an infinite business. The number of subscribers is reasonably finite. मतलब दो phone भी कुछ लोग रख लेंगे, but still, I mean, it's not something which can keep growing.
So it's a very modelable business. It was a very modelable business that, and you can see ki this has been the trajectory in every other emerging market. But when the boom is on, people don't listen. So, so Yeah. And in terms of IPOs and all, what's your thesis on the entire IPO market and especially after the SME IPO coming? तो बहुत सारे लोग SME IPO में पैसा डालते हैं बिकॉज उनको लिस्टिंग के दिन ही लाइक 200% 300% गेन्स मिल जाते हैं. तो हाउ डू यू थिंक लाइक समवन कैन फैक्टर इन और मे बी थिंक अबाउट द एंटायर IPO स्टोरी? इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सी जब आईपीओ का बूम आता है तब मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करने का सेंस बनता नहीं है, क्योंकि होता ही है कि जो एक तो मोस्ट पीपल आर नॉट इवन इन्वेस्टिंग इन दी आईपीओ, दे आर नॉट रियली थिंकिंग कि हाँ इस कंपनी का ये बिजनेस है, इस वैल्यूएशन पे ये अच्छा लगता है. दे आर इन्वेस्टिंग इन व्हाट दे थिंक इज अ लॉटरी मैकेनिज्म, कि मिलेगा और फ्लिप आउट कर जाएंगे. एंड सेबी का डेटा इवन that was only up to 2023. It still showed that any IPO that opened at a premium of the individuals who got allotment, something like 70% sold out within a week. So not the funds, but all the individuals did this. So that is, so people think that this is some lottery mechanism, and that's a trap. I mean, you are just waiting, and जो जिसको finance में बोलते हैं greater fool theory. You think कि हो सकता है this is overpriced, but I'll find some greater fool जो इससे भी महंगे में ले लेगा. तो वो जब रुकता है ना, that whole merry go round, then people are left holding the can. So there is a very short book called A Short History of Financial Euphoria by John Kenneth Galbraith, and that are like beautifully set out how bubbles form. And he says very clearly that financial markets are one area where people forget history all the time. There's just no memory, and that's why the same patterns repeat. So I remember that 2021 में जैसे the so-called new age IPOs आए थे पहली बार, तो on TV one of the anchors asked me, Devina, if I put a gun to your head, which one will you buy? I said, even gun to my head, I'm not buying any. This is like, you could see they were not, the valuations were off, and anytime you were starting to come up with innovative valuation metrics, कि ऐसे नहीं, ऐसे देखना चाहिए इसको, तो आप वैल्यूएशन नहीं कर रहे हो, आप वैल्यूएशन जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ 15 साल बाद ऐसे अर्निंग्स आएगी. एंड तो वो, एंड मेनी ऑफ दीज बिजनेसेस हैव नो रियल टेक्नोलॉजी मोट्स. नो, इट इज द मोट इज हाउ मच मनी यू स्पेंड टू build a brand. So especially ये जो टेक वाले थे कि that, and they were not really tech, they are consumer companies, या तो डायरेक्ट टू D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आप कुछ बेच रहे हो या प्लेटफॉर्म है. और इस सब में एक चीज़ और भी होती है कि मेनी ऑफ दीज न्यू बिजनेसेस की, ये बात मुझे बहुत साल पहले समझ में आई थी कि मतलब अगर आपने प्रूव कर दिया एक बिजनेस मॉडल, तो और लोग भी आ जाएंगे. अल्टीमेटली वो कोई ना कोई वीसी फंडिंग उनको भी कर देगा वो, अगर आपने बोला कि. तो ये चीज़ मतलब बहुत साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है. ये हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज एंटरिंग आटा. सो हमको तो लगा कि आटा का बिजनेस अच्छा नहीं है. एनीवे आई हैड गॉन टू स्पेंड 2 days विद अमूल, इवन दो अमूल लिस्टेड कंपनी नहीं है, पर मैंने कहा एफएमसीजी का कुछ समझ में आएगा. सो उनसे हम लोग बोल रहे थे कि क्या लगता है ये आटा का बिजनेस. तो उन्होंने बोला देखिए हमको तो लगता है कि नहीं है पोटेंशियल, मतलब इट वोंट मेक मनी, मतलब बेच भी आप लोगे तो मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लीवर ने प्रूव कर दिया अदरवाइज तो हम लोग भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है. मतलब तो इफ यू प्रूव द बिजनेस मॉडल वी कैन आल्सो स्टार्ट. अपना नेटवर्क है, ब्रांड है, वो तो सब है ही. तो दिस इज द थिंग. सो मेनी बिजनेसेस दैट्स आल्सो कि मतलब आपने प्रूव कर दिया मॉडल तो नेक्स्ट गाय विल आल्सो कम. तो आपको, और आईपीओ में वही बोल रहे हैं, जिस टाइम बूम चल रहा होता है द प्रॉब्लम इज कि जो अगर अच्छा आईपीओ है, मतलब बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा. सो आईपीओ, और दूसरी एक चीज अगेन, जिन लोग जो नए हैं बाजार में उनको ये नहीं मालूम कि आईपीओ के लिए कितना मारामारी हो रही है, किसी आईपीओ के लिए कितना ज्यादा डिमांड है, उसका बाद के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता. तो एक तो बड़ा फेमस केस जो अक्सर आता है कि रिलायंस पावर की इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन था, इतनी ज़्यादा डिमांड थी और वो कंपनी ज़ीरो पे गई. पर ज़ीरो पर नहीं भी गई, जैसे डीएलएफ अच्छा एग्जांपल है.
जीरो नहीं हुई कंपनी, बिजनेस चलता रहा, लेकिन वो आईपीओ का प्राइस दशकों तक वापस नहीं आया। पहले 1-2 महीने के बाद वो प्राइस आया ही नहीं वापस। और और भी इस तरह के आपको, और दूसरी तरफ पे हाँ, मतलब किसी ने एक इनफैक्ट नील ने ही एक बार अपने पॉडकास्ट में बोला था कि हो सकता है किसी के माँ-बाप को इन्फोसिस का अलॉटमेंट मिला हो, मे बी दे वर लकी इनफ फॉर दैट। आई हैड तो उसके बाद मैंने वही मैसेज किया कि मालूम है कि इन्फोसिस का आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था। तो वो सब डिवॉल्व हुआ अंडरराइटर्स पे और अंडरराइटर्स के बाद में बहुत पैसे बने। तो वही बोल रही हूँ, दोनों साइड पे कि आईपीओ का डिमांड कितना है, उससे ये इसका आप नहीं कोई अंदाजा लगा सकते कि उस कंपनी का आगे क्या होगा। हम्म बट ये एसएमई आईपीओस के बारे में आपका क्या कहना है कि डू यू थिंक इट्स अ बबल बिकॉज मतलब 200-300% लिस्टिंग गेन्स एंड इतने ज्यादा एसएमई आईपीओस हो रहे हैं. आई सी एनी कंपनी एंड देयर क्राइटेरिया इज व्हाट कि उनको नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी मोर देन 1 crore इन द लास्ट 3 years. 2 साल आउट ऑफ द लास्ट 3 years should be more than 1 crore. Net worth should be more than 3 crores and turnover should be less than 25 crore. ऐसा कुछ less than 25 crore. Sorry, paid up share capital should be less than 25 crore. This is the criteria. तो कोई भी मतलब कंपनी एसएमई आईपीओ के लिए जा रही है, तो इसमें कैसे मतलब कैसे देखना बाद चाहिए? में एक और वैनिशिंग कंपनी स्कैम होगा इसमें, मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब वेरी हाई रिस्क। सो आई मीन नो, आई मीन टेल पीपल कि आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो या एक शायद साड़ी भी खरीदते हो तो उस पे ज़्यादा रिसर्च करते हो और अपना पैसे करते हो कि आपके खून पसीने की कमाई है, किसी और का पैसा तो नहीं है ना कि उसमें आप इतना फास्ट एंड लूज़ करते हो काम। और जो मैं दिवाली पे भी हर साल ये बोलती हूँ कि लक्ष्मी माँ की खाली पूजा ही नहीं करिए, थोड़ा उसका सम्मान भी करिए कि हाँ, तो अपने घर की लक्ष्मी का थोड़ा सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे जहाँ-तहाँ आप इस तरह से लगा दें और फिर जब ये बस्ट होता है तब बहुत रोना-धोना होता है कि ये विलन था, वो विलन था। लेकिन अल्टीमेटली वो गैलब्रेथ आल्सो राइट्स दिस कि मतलब अल्टीमेटली द ग्रीडी पर्सन at the street level is also to be blamed, though they are never blamed. तो उसको कोई कुछ, but you know, why were you chasing these unrealistic uh, results and unrealistic gains? Hmm. तो वो लालच की अति मत करिए। Yeah, I think that's a fair point. And next thing, like just talking about the theory where you mentioned that you should not just follow investors blindly, and आपने इस पे भी एक चैप्टर लिखा है. तो जैसे कोई वॉरेन बफेट को क्लोन करना चाहता है, पीटर लिंच या कोई भी इंडियन इन्वेस्टर्स उनको क्लोन करना चाहता है, तो why do you say that cloning any big investor will not make them money at all, and why is that a very big blunder? वैसे तो ये मेरा चैप्टर्स में इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गर चैप्टर्स बिकॉज़ Okay. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम्म. तो बट जस्ट इन ब्रीफ एक तो है कि आर दे डूइंग व्हाट यू थिंक दे आर डूइंग। तो वो मैंने जैसे वॉरेन बफेट का एग्जांपल दिया कि लोग सोचते हैं कि बाइज एंड होल्ड्स, बट वो 85% जो खरीदते हैं वो 2 साल में बेच देते हैं। And his I think average holding period is also some 2 years or something like that, little over 2 Isn't years. it less 2 years? हाँ? Isn't it less? हाँ, it's less Not than really. that. So वही बोल रहे हैं, बता I don't remember the exact No, I'm number. saying that 2 साल तो बहुत कम है ना, मतलब हाँ, in the हाँ, तो वही sense. बोल रहे हैं। See, first is, are they doing what you think they are doing? Yeah. Number 2, are they even successful? मतलब आप 20 साल का भी, and I'm not taking Warren Buffett कि he's the worst example or anything. It's just that कि he's, you know, everybody thinks that he has got great results. But 20 साल में he has slightly underperformed the S&P, or you know, depending on when you take, maybe is the same return as the S&P को, मतलब उसके ऊपर रिटर्न नहीं दिया है 20 साल से। Ray Dalio, whom a lot of people quote, has had an absolutely disastrous 20 years. मतलब वॉरेन बफेट का तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत है, दिस इज लाइक एब्सोल्यूट डिजास्टर। सो देन पीपल थिंक कि ही बाइज ऑल दीज स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेसेस, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, ये वो, when his highest holding 50% was Apple, and a lot of, and he makes a lot of money out of derivatives, out of structured trades, and every time, you know, there's some crisis, he gets some sweetheart deals, like that 2008-9 crisis, he got quite a few sweetheart deals कि मतलब वो सस्ते में कोई स्ट्रक्चर में मिल गया, वेरियस थिंग्स। सो इट ही इज नॉट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक ही इज डूइंग। सो ये सब तो है ही, बट उसके अलावा एक और बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। मतलब आई एम अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट, दैट यू आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन। आप कहाँ से शुरू कर रहे हो कि सो एंड सो इज रिच और सक्सेसफुल, लेट्स से राकेश और हुएवर, and Rakesh, for example, used to say that, you know, you should be optimistic and you should be a risk taker, जो भी है। तो अब
you are saying कि so and so is successful, what was the strategy they followed and let me follow that strategy. Now ये क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज प्रश्न आपको क्या पूछना चाहिए कि ऑफ एवरीवन हु फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट वाज द आउटकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या हुआ उन लोगों का. कि अगर 100 लोगों ने ये स्ट्रैटेजी शुरू की तो वो 100 लोगों का क्या हुआ. जैसे अगर आप बहुत हाई रिस्क कोई स्ट्रैटेजी लेते हो जिसमें हर साल जितने लोग उसमें जाएंगे उसमें 90% बैंकरप्ट होके निकल जाएंगे, बट 10 लोगों का पैसा 10 गुना हो जाएगा. तो अब ऐसे आप 100 लोगों से शुरू करोगे तो 5 साल के बाद एक बचेगा, बाकी सब निकल गए गेम से, लेकिन उसका तो मतलब 10 टू द पावर ऑफ 5 कंपाउंडिंग हो गया. तो आप बोलोगे कि यही स्ट्रैटेजी तो है, इसी ने सबसे ज़्यादा पैसा तो इसने बनाया, इसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करो, विच इज़ अ डिजास्टर स्ट्रैटेजी बिकॉज 99% ऑफ द पीपल विल गो बस्ट. राकेश से भी किसी ने एक बार पूछा था कि आपने तो इनिशियल पैसा ट्रेडिंग में बनाया, तो आप अब मना क्यों करते हैं ट्रेडिंग के लिए. बोला कि जैसे मैं स्मोकर हूँ, मैं फिर भी अपने बच्चे को कहूँगा स्मोकर ना बन, बिकॉज इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. बन गया मतलब तुक्के से या जो भी है, मतलब दैट इज डजंट मीन दैट वाज द राइट स्ट्रैटेजी. तो वो क्वेश्चन ही गलत है कि आप रिच या सक्सेसफुल से शुरू करके उसकी स्ट्रैटेजी देख रहे हो. हमेशा इवेल्युएट करिए कि ऑफ एवरीवन हु फॉलोज दिस स्ट्रैटेजी व्हाट वर द आउटकम्स. और ये एक चीज जो हमारा दिमाग है ये बहुत मुश्किल समझता है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी. हमको इसीलिए लोग ये सट्टा कर रहे हैं ना एफएनओ में. रोज से भी बताता ही है ना कि 93% ऑफ द पीपल लूज मनी, पर फिर भी सबको लगता है कि मेरे से तो पैसा बन ही जाएगा. And out of the 7% also, I think the average gain is just 60,000 rupees Yes, per annum. that's what I've written. Yeah. And also, if you look at the pattern, ki who are the 7%? The 7% is the organized sector. They are the foreign institutions. They are what SEBI calls proprietary traders. So they are the larger players. Yeah. And within individuals also, जो metro के बाहर हैं, they are losing more. Less educated are losing more. People with income less than 5 lakhs per annum are losing more. So basically, the person on the street is losing and the organized sector is making money. तो वो तो, but फिर भी सबको लगता है कि everybody thinks they are above average in most things, if you ask people, which is a statistical impossibility. But human being का वही है कि इसीलिए लोग लॉटरी खेलते हैं, या आजकल ये जो गेमिंग वेमिंग वाले बेकार से आ गई हैं चीज़ें, कि बिकॉज यू थिंक यू विल बीट द ऑड्स, कि स्टैटिस्टिक्स जो भी बोले मैं तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी. तो वो एक फंडामेंटल थिंकिंग फ्लॉ है. इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को समझना चाहिए कि ये आप आउटलायर नहीं रहेंगे, और एक साल रह भी गए तो हर साल नहीं रहेंगे. I was talking to one of my friends and he was telling me that he usually also, like, he was giving me an advice of cloning an investor, and he was telling कि ट्रेंडलाइन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर बल्क ट्रेड्स करके एक आता है ऑप्शन, एंड वहाँ पर दिखता है कि कौन से बड़े इन्वेस्टर ने कौन से ट्रेड्स लिए, एंड दैट इज अ गुड वे ऑफ स्क्रीनिंग द स्टॉक, एटलीस्ट लाइक नोइंग अबाउट द कंपनी. सो like he was saying कि मतलब he just checks all the 5-6 big investors, Indian investors, and bulk trades में जाके see the company and then do a deep dive analysis. So is that a wrong approach according to you then? See, shortlisting doesn't matter. If you're just shortlisting the company and then doing a due diligence, it is fine. But you may not know the full picture. That's the other thing with following investors. You might know some part of their trade. They might be doing it in other entities, in other things. So वो आप सोच रहे हो वो खरीद रहे हैं, but on the actually they might be net sellers. ये सब चीज़ तो आपको नहीं मालूम रहेगी. बट आई मीन देयर इज नो हार्म कि अगर आप बोलो कि हाँ इससे मेरे को कंपनी का नाम मिल रहा है और फिर मैं आई एम डूइंग माई ओन रिसर्च, दैट इज डिफरेंट. बट ह्यूमन बीइंग व्हाट इट इज, बीइंग ह्यूमन माइंड बीइंग व्हाट इट इज, इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड. तो ये भी एक चीज़ होती है कि मतलब किताबें दोनों हैं, एक है कि मैडनेस ऑफ क्राउड्स और दूसरी विजडम ऑफ क्राउड्स. तो सच्चाई कहाँ पर है उस पर भी मैंने एक लिखा है चैप्टर, और एक्चुअली उसका एक बहुत ही इजी काइंड ऑफ क्राइटेरिया है. वो ये कि अगर आप जैसे इस मग में मैंने समझ लीजिए कंचे भर दिए, अब मैं आपसे बोलूं कि कितने कंचे हैं इसमें, तो मैं जितने लोग हैं अगर 100 लोगों से पूछूं और उसका एवरेज करूं
तो दैट विल बी प्रिटी क्लोज टू द एक्चुअल नंबर, मतलब वो मोर और लेस ठीक ठाक निकलेगा। तो वहां पर क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ओपिनियंस पोल कर रहे हो। लेकिन अगर आप टेबल के आसपास 15 लोग बैठ के बात करोगे और बोलोगे उससे क्या, कैसा जो भी निर्णय हुआ, डिसीजन हुआ, वो अच्छा होगा या बुरा, तो मोस्टली वो बुरा होगा। कि उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करने लगती हैं। कौन ज़्यादा पावरफुल है? कौन पहले बोला? किसने ज़्यादा फ़ोर्सफुली बात करी? जो लोगों का माइंड मेड अप नहीं था, उन्होंने कहा जहाँ जा रहा है ग्रुप या बॉस जो बोल रहा है उधर ही चले जाएँ। तो ये होते-हवाते होता ये है कि जो पूरा ग्रुप है वो बड़ा मतलब एक तरह से टेबल ठोक कर निर्णय पे पहुँचेगा, बट इट माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग। तो वो एक मतलब जब आप बातचीत करके डिसाइड करते हो और ये टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करते हो और व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करते हो, तो आपका डिसीजन मेकिंग या क्वालिटी, जो आपका निर्णय की क्वालिटी है या वो कम हो जाती है। सो लाइक आप जब आपके पूरे करियर में आपने मतलब यू वुड हैव इंटरेक्टेड विद लेट्स से राकेश जी और लाइक वुड यू हैव अ चांस आपने क्या कुछ या सीखा? राकेश, आई न्यू हिम क्वाइट वेल। तो वही बोल ओके। रहे हैं ना कि उनसे हर बार मिलो तो वो अलग-अलग स्टॉक्स की कहानी सुनते थे। तो कोई ऐसा नहीं था कि उनके पास उनके दिमाग में यही था कि यही 3-4 स्टॉक्स हैं मेरे और यही मेरे को पार करेंगे। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा, बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, सभी जो अच्छे निवेशक हैं या अच्छे फंड मैनेजर हैं वो भी। लेकिन किसी को मालूम नहीं रहता कि पैसा मल्टी बैगर कौन-सा रहेगा इस सब में। तो राकेश हुँ। का भी वही था। एनी मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी ऑफ मे बी लाइक ऑफ इंटरैक्टिंग विथ हिम ऐसा कुछ आपको मज़ा आया कुछ ऐसे हँसी मज़ाक बिकॉज़ आई नो दैट ही वाज़ अ वेरी लाइवली पर्सन एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स व्हेन ही मेट हिम he was telling me that when he met him like he was very he's always been bullish on India Yeah. and he was just sharing why you should like just invest in India, this is the time and all. And while leaving, so my friend was leaving from his house, so my friend just asked him, sir, I wanted to keep in touch with you, is there a way I can connect with you? And Rakesh sir, he was like, हाँ तेरा मोबाइल दे, मोबाइल नंबर टाइप कर लिया and he was like, of course you can call me, message me whenever you want. And he's also very blunt कि अगर उनको कोई पसंद नहीं आते तो he'll be straightforward telling that person that I don't like you एंड आई डोंट वांट टू डील विद यू। तो ऐसे मतलब मैंने सुने हैं उनके कोई स्टोरीज़। अरे वेल, हिज लैंग्वेज वाज़ टेरिबल, मतलब वो हाँ। गाली-गलौज बहुत करते थे। ही हाँ। वाज़ लाइक, सो मैंने तो मतलब एक बार घर आए थे तो मैंने तो मज़ाक-मज़ाक में उनको कहा कि आपकी वाइफ़ और माँ साथ में रहती है तो कोई आपको झापड़ नहीं मारता क्या? कि आप लैंग्वेज सुधारने के लिए कैसे बात करते What did he reply then? He just laughed, but I mean, really terrible language. And I don't know, maybe I am at the other extreme. मैं हाँ। लखनऊ की पली बड़ी हूँ, तो मैं तो हुँ। छोटा-मोटा भी ऐसा बैड वर्ड यूज़ करती नहीं, तो हाँ। इसलिए Yeah. No, very interesting. So you don't have to tell the reason, but 9, 10, maybe like just 9, 10 favorite books of yours so far on any genre, any topic. So the books I think everybody should read. I mean, there is a book called Being Mortal by Atul Gawande. I mean, not that I'll say that it's the best book in terms of how attractive it is to read, but it is. These are questions all of us will face. Then there is Early Indians by Tony Joseph. Again, I think especially people in India should read the history of how humans came in here. And there's a book called The Body Keeps the Score, which is on how trauma is stored in your body. Otherwise, the books, I was just telling somebody, the books that I have reread the most would be James Herriot. I mean, that's like, there are, of course, feel good books, nice books. So, also, I've gifted them a lot of times. And always, I mean, every year I do a book roundup. So, every year it is difficult for me to come to whittle down the list to just 10, 15 books, because every time I mean, like in this year so far, I would say the best book I have read is this book called Rue by Manav Kaul. So I read a fair bit in Hindi also. So that every year there are enough books like Amitav Ghosh. I like his fiction. I loved his non-fiction, which was Smoke and Ashes, which of course is also in a sense business book, it is about the history of opium. And opium is one thing which where
you have not, it is like been such a massive part of the history which is never talked about. So if you look at the fortunes in India, the Parsi fortunes, the Tagore fortunes, the even of course it was a big thing in just not just the British Raj but all the other colonial. So like Royal Dutch Shell, all these are opium fortunes. They're like even on the east coast of the US, all the names you see on universities and libraries, origin all opium. Bombay would not have become a viable city but for opium. So Bombay, Shanghai, Hong Kong, all opium cities. It's like a mind-boggling book. Hmm. So Very interesting. Very, I think you have a lot of interest in a lot of different topics, is what I can sense. Like all these being mortal early Indians, right from the history to, let's say, it's smoke and ashes and all. It's quite diversified. yeah, it's quite diverse. Yeah, awesome. Last question, which I asked to all my guests. It's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Miss Devina Mehra, what is one question you would like to ask her towards the end of the interview? Now, this I have not thought about, so I'll have to think about. Yeah, it's a tricky one. A lot of people take at least a couple of minutes. Because I mean we've already talked for more than 2 hours. Yeah. So maybe on some life lessons. Okay. Okay, ma'am. So, what are some life lessons Actually, I have a pretty long Twitter thread, which Oh. is about 70 of them. Oh my But God. yeah, but in general, I would like to say that take time to spend time with your family and friends. So that, Hmm. and be there for them. So sometimes you can't even do anything for them, but be there for them. Hmm. Somebody is, whatever it is, grief, loss of job, a medical problem. So be there for your people. And the other part which is often harder for people is that when you need help, then ask for help. Hmm. And otherwise, always remember that anything that doesn't kill you makes you stronger, and this too shall pass. Wow. Very, very motivating, very inspiring. Thank you so, so much for doing this. And I highly recommend everyone to read this book, Money, Myths, and Mantras. I'll give the link of this in the description box. So for those of you who are interested, just click on the link in description box. And congratulations for the book being the national bestseller as well in such a short span of time. I know I've Yeah. written 2 books myself, and it requires a lot of time or effort to like reach the national bestseller stage. So kudos to you, ma'am, for doing Thank this. you. I mean, it went into reprint within 4 weeks. That was like, and it went all Wow. the way to number one on Amazon. I mean, that I had not Wow. expected, because the top 100 are all things like the study guides and the Hmm. children books and popular romances. So something as specialized as this, that was like a really pleasant surprise. Yeah, so Amazon पे वो जो overall books category में हाँ, उस पे number 1 पे उसमें गए थे. number Oh one पे गया. wow, Yeah, and that's very nice. yeah. No, but heartiest congratulations and Thank you. thank you so much. We look forward to another book from you maybe in the near future. You have abundance of knowledge and maybe another book, maybe a sequel of this can we are expecting that as well. Yeah, I have quite a few ideas. Let me see. Yeah. Awesome. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank Thanks you. for having me.